स्पिरिचुअल डॉक्टर पर आप सभी का स्वागत है। हर संडे हम आपके सामने एक एक्सपर्ट को, एक मेडिकल डॉक्टर को लेकर आते हैं आपके सामने हेल्थ के होलिस्टिक डायमेंशन को, स्पिरिचुअल डायमेंशन को समझने के लिए। पिछले एक साल से आपका प्यार हमें मिल रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले संडे के प्रोग्राम में आपने एंजॉय किया होगा इस नॉलेज को। जो बात ओवरऑल हमें समझनी है, जितना हमारे पास नॉलेज होता है उतना हमारे पास सफरिंग, स्ट्रगल उतने कम होते हैं। पिछले संडे के प्रोग्राम से आपको हेल्प हुआ, बेनिफिट हुए? चैट में आप लिख सकते हैं कैसा लगा आपको हमारा एनुअल प्रोग्राम, एनिवर्सरी ऑफ 1 ईयर। तब तक मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं आपके लिखने का। आप अपना फीडबैक चैट में दे सकें। सक्सेस इज ए जर्नी, नॉट वन पॉइंट स्टॉप। तो हम कभी कहीं रुके नहीं, प्रोग्राम करते ही चले। जब अच्छे लोग, डॉक्टर भामरे जी जैसे अच्छे लोग जब जुड़ रहे हैं तो आगे बढ़ते ही चले। तो आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ माइंड, इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पी हेल्दी माइंड इन दिस कोरोना टाइम। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अभी जो सिचुएशन है उसमें काफी लोगों को, कुछ लोगों को परेशानी भी हो रही है, काफी लोग डरे हुए भी हैं। और मैंने तो यह भी मैसेज सर्कुलेट किया था कि आपको फियर या स्केल में आपको कितना डर लगता है इस कोरोना टाइम में। आपका अगर मेजर किया जाए फियर इमोशन को, तो 10 के स्केल में आप फियर, आपके भीतर कितना फियर है, आप क्या अपने आप को स्कोरिंग देंगे? तो चैट में लिख के बताएं। आपके भीतर कितना डर है? A lot of fear. आज का सेशन जो कोरोना स्पेसिफिक है, फियर स्पेसिफिक है, अगर आप थोड़ा ढंग से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको काफी मदद मिल जाएगी अपने फियर को कम करने में। आज के जो हमारे जो स्पीकर हैं उनके बारे में डॉक्टर भामरे सर से मैं लगभग कोई 5 साल पहले मिला था पुणे में। हमारा प्रोग्राम होता है IFSS, इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के द्वारा, नेशनल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। उसमें मैंने भामरे सर को सुना, मुझे भी एज स्पीकर बुलाया गया था पुणे।
तो मुझे लगा कि इनको नॉर्थ में बुलाना चाहिए। जैसे केस में हमारा प्रोग्राम हुआ अभी ध्यान महायोग ध्यान कुंभ MYD के, तो वहाँ पर भामे सर आए और फॉरगिवनेस पर उन्होंने सेशन किया था, काफी लोगों ने पसंद किया। मेडिटेशन सिखाना, स्पिरिचुअल सेमिनार वर्कशॉप लेना, लीना भामरे मैम को भी हमने पोस्ट किया हुआ है इस स्पिरिचुअल डॉक्टर प्लेटफॉर्म पर, सर की वाइफ। और आज सर का शेड्यूल लेने के लिए हमें लंबे समय तक वेट करना पड़ा, थोड़े से व्यस्त रहते हैं। हर एक अच्छा पर्सन, हर एक अच्छा डॉक्टर व्यस्त ही होता है, लेकिन चलिए समय आज मिला है। पुणे में DY पाटिल मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में सब प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। उसके अलावा भी अपने सेटअप में उनका हॉस्पिटल है, NABH एग्रेडेड हॉस्पिटल। माइंड और स्वस्थ शरीर, जब प्रॉब्लम हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तब हम कंसर्न नहीं होते हैं। हमें वक्त रहते ही सजग हो जाना चाहिए। इम्यूनिटी कोई एक दिन में डेवलप नहीं होती, इसके लिए हमें पहले से तैयार होना चाहिए। कई सारी बातें हम सुनेंगे, सीखेंगे। मैं भामे सर, प्रणाम, आपका स्वागत है थैंक यू डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ पे। धन्यवाद। आपका टाइम मिल सका, फाइनली आई एम हैप्पी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपके। सेशन शुरू करने से पहले आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में सर थोड़ा, वैसे तो मैं पर्सनली जानता हूँ, लेकिन आपके मुंह से कुछ से सुने। Actually, very good morning to all of you. At the outset, I'd like to thank Dr. Saurabh Ranjan and Dr. Sandeep Jyoth, the founders of Spiritual Doctors for Holistic Health. वेबिनार तो हम हिंदी में ही बात करेंगे। बेसिकली मैं एक टिपिकल मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिशनर डॉक्टर था और काफी एनालिटिकल और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में बिलीव करता था, काफी रिसर्च में बिलीव करता था। और अध्यात्म जो है, मुझे ऐसे लगता था कि ये जो है ये सुपरस्टिशियस है, इसमें कोई साइंस नहीं है। और रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में मैं बड़ी गफलत करता था, दोनों को मिक्स कर देता था। और फिर भी टाइम मुझे क्लैरिटी आई कि रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी कैन बी सेपरेट थिंग्स, कैन बी कंबाइंड थिंग्स ऑल्सो। और जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ने का थोड़ा सा शौक है तो किताबें पढ़ता हूँ, जनरल किसी भी टॉपिक पे पढ़ लेता हूँ। समहाउ मुझे काफी बचपन से रुचि रही है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, और क्या हम लोग एक फंगस की तरह एक ब्रेड पे ग्रो हुए हैं, जैसे कि ये अर्थ है, ये ब्रेड है और इसके ऊपर हम हैं और कुछ दिनों के बाद में ये कहीं चले जाएगा। हम कहीं से आए हैं, कहाँ से आए हैं, यूनिवर्स का क्या ओरिजिन है। बचपन से मुझे ये शौक था, ज्योग्राफी या प्लैनेट्स के बारे में जानना, स्टार्स को गेजिंग करते रहता था बचपन में। तो एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, इवोल्यूशन, इसके बारे में बहुत पढ़ा। और फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते विपश्यना से जुड़ गया, ध्यान करने लगा। और मुझे यूके में जब मैं प्रैक्टिस करता था तब वहां पे सिस्टम बड़ा सिंपल है। मंडे टू फ्राइडे आप डट के काम करो। मंडे को 5 o'clock आप फ्री हो जाते हो, आपका मोबाइल बंद हो जाता है, आपको हॉस्पिटल से कोई फोन नहीं आता है और आपके पास काफी वक्त होता है। पूरा फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे होता है, और वहां पे छुट्टी यूजुअली मंडे को भी मिलती है। यहाँ पे जैसे हमारे इधर फेस्टिव्स होते हैं तो काफी छुट्टी मिलती है, तो वो उनकी छुट्टी बैंक हॉलीडे होती है मंडे को, तो बड़ा लॉन्ग वीकेंड हमें मिलता था। और या वो उस वक्त हम क्या करें, तो काफी पढ़ते थे, काफी वीडियोस देखते थे, काफी अच्छे अच्छे लोगों को सुनते थे, और हर एक चीजों से, हर एक स्क्रिप्चर से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने बाइबल से भी सीखा, मैंने कुरान से सीखा, मैंने गीता से सीखा, मैंने धम्मपद से सीखा, मैंने तोहरा से सीखा। और जब हम खुल जाते हैं
तो फिर हमें समझ में आता है कि ध्यान तो सभी तरफ है, वो स्क्रिप्चर्स एक ही बता रहे, सत्य की तरफ इशारा है। और ये लैडर है, लैडर मतलब एक सीढ़ी है, गीता एक सीढ़ी है, कुरान एक सीढ़ी है, धम्मपद एक सीढ़ी है, सब ये सीढ़ियां हैं सत्य तक पहुंचने की, परमात्मा तक पहुंचने की, ईश्वर तक पहुंचने की, यूनिवर्स तक पहुंचने की। हम लोगों ने क्या किया है, सीढ़ियों से ज्यादा प्रेम कर लिया है, लगाव कर लिया है, और सीढ़ियों को ही हम मानने लगे, और मेरी सीढ़ी अच्छी है या आपकी सीढ़ी अच्छी है, बस आपकी सीढ़ी में ही कंपैरिजन शुरू हो गया है। और हमारा जो ध्येय है, हमारा जो उद्देश्य है, वो छोड़ दिया है, और हम मेरा रिलीजन अच्छा, मेरा स्पिरिचुअल गुरु अच्छा, इसी में हम लग गए। तो ये जब समझा कि ये जो हमने बाउंड्रीज बना ली है, हमारी भाषा की बाउंड्रीज है, हमारी रिलीजन की बाउंड्रीज है, हमारी कास्ट की बाउंड्रीज है, हमारी स्टेट की बाउंड्रीज, इवन नेशन की बाउंड्रीज भी मैं नहीं मानता हूँ, और एक ह्यूमैनिटी एज अ वन मानता हूं कि कोई बाउंड्री ही नहीं हो सकती। ये तो हमने आर्टिफिशियल बनाई है, और इसके ऊपर मैं 2 घंटे 4 घंटे में व्याख्यान दे सकता हूं कि हाउ वी आर वन, और साइंटिफिकली मैं बता सकता हूं। तो ये धीरे धीरे जब समझ में लगा तो थोड़ा सा सत्य की ग्लिम्सेस आने लगी, और ध्यान में जब उतरा तो फिर मैजिक होने लगी। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ज्ञान और ध्यान दोनों भी बहुत जरूरी है। सिर्फ ध्यान करके नहीं होगा, और सिर्फ ज्ञान लेके नहीं होगा। ज्ञानी बहुत सारे हैं और ध्यानी भी बहुत सारे हैं, ज्ञान और ध्यान दोनों भी जरूरी है। तब अविद्या से बाहर आते हैं, तब बड़ा पिक्चर दिखता है, और तब ध्यान में आता है कि हम व्यर्थ की चीजों में उलझे हुए हैं। वाह, यस, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट सर। हमें उलझना नहीं चाहिए, हमें समझना चाहिए, और ज्ञान और ध्यान दोनों का ही उपयोग है, और ज्ञान तो कई जगह उपलब्ध है, सब जगह उपलब्ध है। बताइए कब प्रोग्राम शुरू करना है, तो वी विल जी स्टार्ट। हाँ, अब यस सर, वी स्टार्ट। Right, okay. So the webinar is going to be in हिंदी, तो हम हिंदी में ही बात करने वाले हैं, लेकिन जस्ट मैं एक पहला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। So basically, once again, I like to give my wholehearted gratitude and thanks to Dr. Saurabh Ramchan and Dr. Sandeep Jodh, the founder of Spiritual Doctors for Holistic Health. Dear friends, a very good morning to all of you. It's indeed a pleasure and an honor to talk to you all today. First of all, let me congratulate Dr. Saurabh Ranjan and Dr. Sandeep Jodh for a great work they have done with consistency and dedication during the last year in spreading of meditation, holistic health, vegetarianism, happiness, personal and spiritual growth. Human beings are seen in terms of just a disease, a case or a medical condition. हम डॉक्टर्स यूजुअली कहते हैं कि हाँ वो मरीज है, या वो केस को हम ऐसे संबोधित करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स आर जस्ट नॉट मशीन्स. दे हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स, physical, psychological, emotional, social, spiritual, and everything has to be taken into consideration to give a holistic health. These two wonderful spiritual doctors are doing exactly that, combining everything together to give a holistic health. You both have helped even the modern medical fraternity, doctors, to broaden its horizon and to promote a holistic view. My dear friends, science may not need spirituality, and even spirituality may not need science. But we are humans. We need both. We need science and spirituality both. And Dr. Saurabh Ranjan and Dr. Jodh have combined science and spirituality. They're actually spiritual scientists who are bridging this gap to deliver a holistic approach, not only to health, but scientific spiritual growth as well. Scientific is very, very important, my dear friends. इसमें superstition नहीं होना चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए. The COVID pandemic has imposed a tough challenge and restrictions for all of us. Most people are anxious, depressed, lonely, confused, and even fearful. Today's webinar is to empower you all, to bring a ray of hope and positivity apart from educating how to best take care of your mind and body during this tough pandemic. During my talk, I may address in general, mentioning aap, tum, hum, log, you people, my friends, and it may appear I'm addressing certain things directly to you. Please don't mind it, as in fact,
I'm not directly addressing to one single person, but I'm addressing to the whole of humanity, human ethos, the world in general. So please do not mind and please do not take it personally. I stand here with my heart full of love, kindness, and compassion for you all and the whole of humanity. My mind is full of good intentions for all of you. Let us start the webinar. I'm quickly going to share my screen with you all. Right, Dr. Ranjan, is my screen visible? Yes, sir. Right, and am I audible very clearly? Yeah. Right, okay, great. Right, so धन्यवाद Dr. Spiritual Doctors for Holistic Health. एंड बिग सैल्यूट टू ऑल द कोरोना वॉरियर्स जिनके वजह से हम घर में सब सेफ है, जिनके वजह से हमारी जो भी दिनचर्या है वो ठीक से जा रही है, लोग हमारे तक चीजें पहुंचा रहे हैं, हमारा जीवन को सुखकर कर रहे हैं। इन सब कोरोना वॉरियर्स को, हर एक कोरोना वॉरियर्स को जिन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगाया है और हमारे लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे मानव जाति के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको सलाम। मैं ये टॉक के पहले ही बता दूं और क्लियर कर दूं कि ये मेडिकल टॉक नहीं है। ये समझना चाहिए कि हमें अगर दुर्भाग्य वैसे किसी को कोरोना हो जाता है तो उन्होंने उनके डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है और उनके डॉक्टर जैसे कहेंगे वैसे ही ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। ये एक जनरल टॉक है आपके हेल्थ के बारे में, आपके हैप्पीनेस के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, और बहुत सारे आयाम हम इसमें देखने वाले हैं। एक्चुअली क्या हुआ है कि सोशल मीडिया की वजह से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है। कुछ सच सही है, कुछ गलत है, और प्रॉब्लम ये हो रहा है, दिक्कत ये हो रही है कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग तरह तरह के वीडियो जो यूजुअली डॉक्टर्स नहीं है वो बनाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसमें कुछ चीजें कभी कभी ठीक होती है, कभी कभी बिल्कुल अच्छी नहीं होती, जो साइंटिफिक नहीं होती, ज्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और मैं देख रहा हूं कि कोई लोग बताते हैं कि नाक में नींबू का रस डाले, कोई बताते हैं कि आप स्टीम हर 2 घंटे में लीजिए, आप गर्म पानी हर आधे घंटे में लीजिए, आप इसका काढ़ा लीजिए, आप उसका काढ़ा लीजिए। दोस्तों, गर्म दूध है, हल्दी है, जिंजर टी है, गर्म पानी है, स्टीम है, आप जो भी खाना खा रहे हैं, आयुर्वेदिक है, हर्बल है, आप ये बिल्कुल लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत लीजिए, लेकिन आप एक बात समझिए कि इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये कोरोना को प्रिवेंट करते हैं या होने से रोकते हैं, ये इसकी ट्रीटमेंट है। ये साइंस में नहीं है, माना नहीं जाता, इसे सप्लीमेंट्री सपोर्टिव सिस्टम माना जाता है। तो अगर आप ये कुछ कर रहे हैं तो आप पर्सनल लेवल पे करिए, इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है। और मैं ज्यादातर वीडियो देखता हूं कि लोग कुकर में से कैसे भाप आ रही है और लोग कैसे उसका यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे एंथुसियास्टिकली एक अच्छे इंटेंशन से, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि शायद ये गलत भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। म्यूकोरमाइकोसिस का वन ऑफ द प्रॉब्लम इज एक्सेस ऑफ स्टीम, माय डियर फ्रेंड्स। ये प्रिलिमिनरी डेटा है, इसको कंफर्म होना है, लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस का जो इंसिडेंस है, ज्यादा स्टीम जो लोग लेते हैं उनको हो सकता है। इसके बारे में आप मुझे सवाल बाद में कर सकते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अगर दुर्भाग्यवश किसी कोरोना हो गया तो घर की रेमेडीज आप उसके ऊपर ही सिर्फ ना रहे, आप डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट करें। जो तीव्रता है कोविड की, किसी को कम होती है, किसी को ज्यादा होती है, ऐसे क्यों होता है? तो ये समझना बहुत जरूरी है। 3 चीजों के ऊपर, ये 3 चीजों की वजह से ये सिविरिटी कम ज्यादा हो सकती है। एक तो विरुलेंस ऑफ द वायरस, जो वायरस है वो कितना पावरफुल है, कितना कंटेजियस है, कितना विरुलेंट है, तो ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारे कंट्रोल में 2 चीजें हैं, एक है इन्फेक्शियस डोज और दूसरी अपनी प्रतिकार शक्ति। जो इन्फेक्शियस डोज है मतलब क्या? अगर आप यहाँ खड़े हैं और ये जो व्यक्ति ये बात कर रहा है, इसको कोरोना हो गया है और उसके मुंह में से, नाक में से वायरसेस निकल रहे हैं और आप तक पहुंच रहे हैं। अगर 50 वायरस जाते हैं तो शायद आपको सौम्य स्वरूप का, फॉर एग्जांपल अगर 1000 चले गए आपके इधर जो वायरसेस, तो आपको शायद ज्यादा तीव्रता से कोरोना होगा। तो इसे कहते हैं इन्फेक्शियस डोज। और ये इन्फेक्शियस डोज है, हम इसको कम कर सकते हैं। और कैसे कम कर सकते हैं? बाय कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। मतलब क्या? हमने मास्क पहनना है, सिर्फ मुंह पे नहीं, नाक पे पहनना है, हमारे हाथ धोने हैं, और हमें कम से कम 6 फीट अंतर रखना है। तो
इससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन आने वाला है, जो नंबर ऑफ वायरसेस पार्टिकल आने वाले हैं वो कम हो जाएगी, तो आपकी तीव्रता कम हो सकती है। तो इसमें आपको एक पावरफुल फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, कंट्रोल मेरे हाथ में है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई कैन कंट्रोल दिस सिचुएशन बिकॉज नाउ आई नो कि मैं इन्फेक्शियस डोज को कंट्रोल कर सकता हूँ। और हम इसकी तीव्रता कैसे कम कर सकते हैं, तो हम हमारी प्रतिकार शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो अरे, प्रतिकार शक्ति बढ़ाना तो मेरे हाथ में है, तो मतलब क्या है कि इन्फेक्शियस डोज में कम कर सकता हूं और मेरी प्रतिकार शक्ति बढ़ा सकता हूं और तीव्रता कोरोना की कम कर सकता हूं। तो मैं इनको आपको एक बहुत सकारात्मक और बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूं, जिससे आपको बहुत पावरफुल फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन कॉमन सेंस को कभी नहीं छोड़ना है। देखिए, पहली जो चीज है, जो रणनीति है कोविड को ओवर पावर करने की, कोविड पे कंट्रोल पाने की, वो है कि कोविड इज 100% प्रिवेंटेबल। तो ये खुश होने की बात है, ये एम्पावरिंग बात है, आपका डर कम करने वाली बात है। तो वो कैसे करेंगे वो भी हम बात करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि वैक्सीनेशन है। अब वैक्सीनेशन बिल्कुल ले, इसके बारे में कोई दुराग्रह ना रखें। और तीसरी चीज जो है, आपकी प्रतिकार शक्ति बढ़ाए। तो ये तीनों चीजों के बारे में हम फटाफट बात करेंगे। तो देखिए, हम कोरोना पर कैसे विजय पा सकते हैं। तो कोरोना पर अगर हमें विजय पानी है तो हमको क्या करना है, उसका प्रिवेंशन करना है, निवारण करना है, होने ही नहीं देना है, टीका लेना है और हमारी प्रतिकार शक्ति जो है वो बढ़ा के रखनी है। अगर हो भी गया तो हमारी प्रतिकार शक्ति विजयी हो। तो पहली स्ट्रैटेजी देखते हैं कि हम प्रिवेंशन कैसे करें। तो प्रिवेंशन दोस्तों तीन चीजों से होती है, आप सबको पता है, लेकिन क्विकली मैं रिवाइज कर लेता हूं कि हाथ जरूर धोए, बार बार धोए, अच्छे क्वालिटी का सैनिटाइजर यूज करें। सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग कभी कभार बहुत अच्छे करते हैं और कभी कभार बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं, तो हम हमेशा उसका ध्यान रखें। और दूसरी, गुड क्वालिटी ऑफ मास्क पहने, कोई भी मास्क नहीं चलेगा। थ्री लेयर्स का सर्जिकल प्लाई सर्वोत्तम है, जो डिस्पोजेबल है, तो आप वो यूज कर सकते हैं, कोई भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। अगर आप किसी वर्ष अगर आपके पास नहीं है और आप कपड़े का मास्क यूज करते हैं तो कम से कम 3 लेयर उसकी होनी चाहिए, कम से कम। लेकिन सबसे बेहतर है कि डिस्पोजेबल सर्जिकल 3 लेयर मास्क पहने। अगर आप N95 मास्क पहन रहे हैं तो उसको वॉल नहीं होना चाहिए, विदाउट वॉल होना चाहिए, जो सबसे अच्छा प्रोटेक्शन आपको देता है। मास्क अगर आप दाढ़ी के ऊपर लगा रहे हैं तो वो इफेक्टिव नहीं है दोस्तों, कोरोना में दाढ़ी रखना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसमें दाढ़ी में से भी आपके वो वायरसेस जा सकते हैं और इट इज एज गुड एज नॉट वेयरिंग अ मास्क। मैं ज्यादातर लोग देखता हूं कि वो मास्क बिल्कुल सिंसियरली पहनते हैं, लेकिन जब बात करने लगते हो तो मास्क नीचे कर लेते हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि आप मास्क को जब ऊपर रखना चाहिए तभी आप मास्क को नहीं रखते हैं, बात करते वक्त तो आपको रखना ही है। कोई दूसरे वाला भी बात कर रहे हैं तो आपका मास्क आपके सिर्फ मुंह पे नहीं, नाक पर भी होना चाहिए और वो 100% होना चाहिए जब आप बात कर रहे हो। दूसरी बात है, ये जो दो चित्र आपके दाएं साइड में है, लेफ्ट साइड में है, वो करेक्ट है। आपका मास्क सिर्फ मुंह पर नहीं, नाक पर भी होना चाहिए। ये जो गुरुस्त है, जो राइट साइड में है आपके, उन्होंने गलत मास्क पहना है। सिर्फ माउथ पे पहन के कोई उपयोग नहीं है उसका, इट इज एज गुड एज नॉट वेयरिंग अ मास्क, क्योंकि नाक में से तो वायरस चले जाएंगे ना। तो इसलिए आपका मास्क सिर्फ मुंह पे नहीं, पूरे नाक पे चाहिए और उसको दबाना है, यहाँ पे फिट बैठना चाहिए। तो ये बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। दूसरी स्ट्रैटेजी मैंने कहा कोरोना के अगेंस्ट, वो है वैक्सीनेशन। बिल्कुल गंभीरता से लीजिए, वैक्सीनेशन लेना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है, 7.5 करोड़ लोगों पे हुआ है, 7.5 करोड़ लोगों पे जिनको वैक्सीनेशन दिया गया और उनको कंपेयर किया गया जिन लोगों से वैक्सीनेशन नहीं लिया। तो जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया उनको कोरोना होने की संभावना ही कम थी, हॉस्पिटल में जाने की संभावना बहुत कम थी, आईसीयू में तो बिल्कुल कम थी और मृत्यु मुखी पड़ने की संख्या और भी कम थी। जहां पे अगर ये 7.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं दी होती तो 77,000 लोग मर जाते, और वहीं पर सिर्फ 75 लोग मरे, वो भी पूरा जो ओल्ड थे, डायबिटिक्स थे, प्रॉब्लमेटिक्स थे, वो लोग गए। तो देखो दोस्तों, 77,000 मृत्यु रोके इस वैक्सीन ने। तो वैक्सीन के बारे में कोई दुराग्रह मत रखिए, बिल्कुल लीजिए और लेना जरूरी। सब डॉक्टर्स ने लिया हुआ है, पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर्स ने लिया हुआ है, तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कैसे अच्छी रखे, एक तो वैक्सीन ले और दूसरी स्वस्थ शरीर और खुश मन रखे। इसका डायरेक्टली संबंध आपके इम्यूनिटी से है दोस्तों। तो थर्ड स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे। हम शरीर के बारे में बहुत जागरूक है सब लोग,
हम क्या खाना खाते हैं, कैसे पीते हैं, सोते हैं, व्यायाम कैसे करते हैं, मेकअप करते हैं, श्रृंगार करते हैं, अच्छा ड्रेस पहनते हैं, गोली दवाई विटामिन खाते हैं, हमारा रहन सहन अच्छा होता है और शरीर के बारे में हम बड़े ही जागरूक होते हैं। अगर आपको 2 दिन पुराना खाना किसी ने अगर परोसा तो आप कहोगे नहीं ये खराब है, ये मैं नहीं खाऊंगा, मुझे फ्रेश खाना चाहिए, मेरे शरीर में जो जा रहा है उसके बारे में मैं जागरूक हूँ, मैं गलत चीजें, मैं फ्राइड चीजें नहीं खाऊंगा, मैं ये चीजें नहीं खाऊंगा, मैं ज्यादा शुगर नहीं लूंगा, इसके बारे में हम जागरूक है। और उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि मेरा शरीर ये डस्टबिन है, ये कचरे का पेटी है कि मैं जो चाहे वो उसमें डाल दूं, तो अपना शरीर कचरे का पेटी नहीं, और ये हम प्रैक्टिस करते हैं और हम बड़े जागरूक हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये जो हमारा मन है इसके बारे में हम बड़े ही उदासीन हैं, बड़े अज्ञानी हैं। और ये मैं सब लिखे पढ़े लोगों की भी बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर्स की भी बात कर रहा हूँ, दुर्भाग्यवश मैं डबल पीएचडी जो लोग हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े पोजीशन पर है, लिखे पढ़े हैं, एमडीज है, सीईओ है कंपनी के, उनके बारे में भी मैं ये बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि और बड़े प्रेम से बात कर रहा हूँ, बड़े हम्बलनेस से बात कर रहा हूँ कि वो मन के बारे में सोचते ही नहीं है, शरीर के बारे में बड़े जागरूक है लेकिन मन के बारे में बिल्कुल उदासीन है। मन में जो जा रहा है, वो जो कचरा जा रहा है, जो निगेटिविटी जा रही है, हम कोई भी वीडियो उसको खोलते हैं और देखने लगते हैं और आखिर तक देखते रहते। जिस क्षण में आपको समझ में आ गया कि वीडियो में निगेटिविटी है, इससे सिर्फ एंटरटेनमेंट हो रहा है, उसे बंद कर देना चाहिए। इंफोटेनमेंट होना चाहिए, उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपका मन का स्तर जो है कॉन्शियसनेस बढ़ना चाहिए, ऐसी ही चीजें आपके मन में चाहिए। क्या आपका मन कचरे का डिब्बा है कि जो भी आ जाए जो चाहे वो डाल दे आपके मन में? तो आप शरीर के बारे में इतने जागरूक हैं, मन के बारे में आप इतने जागरूक क्यों नहीं हैं? ये सवाल आप खुद से पूछिए दोस्तों। अपनी प्राकृतिक प्रतिरक्षा को कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में बात करते हैं, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका न्यूट्रिशन, आपका खान जो भी है, आपका पोषण जो है, तो वो पोषक तत्व कैसे होने चाहिए। पोषक तत्व 2 चीजों में बांटे जाते हैं, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे हम खाते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो अल्प प्रमाण में हम खाते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन या प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स जिसे कहते हैं, रेशा मतलब फाइबर, और सूक्ष्म जो होता है जिसे हम विटामिन्स कहते हैं, विटामिन्स कहते हैं, खनिज पदार्थ, और पानी भी हम कह सकते हैं। तो जो आपका जो प्रोटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो प्रोटीन कितना चाहिए आपका, अगर शरीर 1 किलो का जो मास है उसके लिए 1 ग्राम या 0.8 to 1 ग्राम होना चाहिए। अगर 80 किलो है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन डेली लगेगा आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी रखने के लिए। और मैं रिकमेंड करता हूं कि वो ज्यादातर प्लांट बेस्ड अगर हो तो और भी अच्छा है। ये अमेरिकन हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है, उनका स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ है, उन्होंने ये गाइडलाइंस दी है। ये जो राउंड चीज जो आपको दिख रही है वो आपकी प्लेट है, आपकी थाली है खाने की, और वो कैसी दिखनी चाहिए कि आपकी आधी थाली ये सब्जियां और फलों से भरी हुई चाहिए, और जो आधी थाली है उसको और 1/4 में बांट दे और आधा आधा कर दे, और जो 1/4 है, 1/4 है, वो पूरे होल ग्रेन्स होने चाहिए, पल्सेस होने चाहिए, जो भी साल के सकट होने चाहिए, और होल राइस होना चाहिए। इससे आपको फायदा होगा। और जो 1/4 है वो प्रोटीन्स होने चाहिए, और प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो तो और भी अच्छा है। जो आप तेल यूज करते हो, जो तड़का लगाते हो, तड़के के लिए बिल्कुल मामूली तेल यूज करें, और तड़का लगाएं, सब्जी को बनाएं, और जब सब्जी आप परोसोगे तो कच्चे घानी का कच्चा तेल, अलग अलग टाइप के तेल्स आप यूज कर सकते हो। तो जब आप तेल को फ्राई करते हो, हीट करते हो, तो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, वो सैचुरेट हो जाता है, वो हार्मफुल हो जाता है। इसलिए मेडिटेरियन डाइट में इवन ऑलिव ऑयल कच्चे खाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपका जो डाइट है ये दिस इज अ वेरी वंडरफुल आर्टिकल कमिंग फ्रॉम जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। इसमें ये बताया जाता है, इसमें ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि जिन लोगों ने सब्जियां और फल का आहार लिया, प्लांट बेस्ड डाइट लिया, वेजिटेरियन डाइट लिया, वीगन डाइट लिया, उनको हार्ट डिजीजेस, पैरालिसिस और कुछ कैंसर्स होने की संभावना बहुत ही कम होगी, नहीं के बराबर होगी। तो दोस्तों, प्लांट बेस्ड डाइट इतना पावरफुल है और इसके पीछे बहुत सारा साइंस उपलब्ध है। लोगों को एक गलत फहमी है कि मांस खाने से, मीट खाने से, लैम खाने से, चिकन खाने से ही प्रतिकार शक्ति बढ़ती है या प्रोटीन्स मिलते हैं और शरीर बनता है। ऐसा बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये जो गलत धारणा है, मैं ज्यादातर देखता हूँ मेरे पेशेंट जो उनको फ्रैक्चर हो जाती है तो घर वाले उनको फोर्स करते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, वो शाकाहारी होते हैं, उनको फोर्स करते हैं, उनको सूप पिलाते हैं गाय का कि ये खाओ, उससे ताकत आ जाएगी आपको। तो ये किसी ने तो भी आपके मन में डाल दिया है कि नॉनवेज खाने से ही प्रोटीन्स मिलते हैं और वही सबसे बेहतर क्वालिटी के प्रोटीन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब एनिमल का कोई भी पार्ट आप खाते हो उसमें फैट होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, आजकल बहुत हार्मोन्स दिए जाते हैं और ये सब आपके शरीर को कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते, हार्ट का डिजीज बढ़ाते, पैरालिसिस
होने की संभावना बढ़ाते हैं, कैंसर्स होने की संभावना बढ़ाते हैं, आपका कोलन खराब करने की संभावना बढ़ाते हैं। और प्लांट बेस्ड डाइट इज बीन प्रूवन एज वन ऑफ द बेस्ट डाइट फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द मेडिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू। और लोगों को एक गलत धारणा है कि वेजिटेरियन में या वीगन डाइट में, वीगन मतलब दूध भी नहीं पीते, ऐसे लोगों के डाइट में प्रोटीन्स नहीं होते या कम होते हैं। तो मैं ये गलत फहमी भी दूर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चना है, जो दाल है, जो आपकी बीन्स है, राजमा है, सोया है, ये सब सारे बीन्स है, चवली है, ग्रीन पीस है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स उपलब्ध है। जो नट्स है, आपके ग्राउंड नट्स है, बड़ा ही सस्ता और अच्छा है ग्राउंड नट जो मिलता है, सेंगदाना जिसे हम कहते हैं, या बादाम है, या अखरोट है, तिल है, जैसे कि आपके सोयाबीन का इडेमम है, टेम्फे है, टोफू है, अगर आप दूध लेते हो तो पनीर है, हमस है, क्विनोआ है, जो सीड्स है, हमारे घर में क्या होता है, तिल, सफेद वाली, काली वाली, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, मेलन के सीड्स, सबको हम उसको रोस्ट करते हैं और मिक्स करते हैं और एट द एंड ऑफ द डाइट हम वो लेते हैं। इसमें बहुत इसेंशियल फैटी एसिड्स है, इसमें मिनरल्स है, इसमें विटामिन्स है और इसमें प्रोटीन भी है। तो इससे हमारा विटामिन डी, विटामिन ए अब्जॉर्प्शन को मदद होती है। तो वीगन में भी बहुत सारे ब्यूटीफुल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन उपलब्ध है। अगर आप पनीर लेते हुए, अगर वेजिटेरियन है तो पनीर ले सकते हो, टोफू ले सकते हो। टोफू अगर आपको वजन कम करना है तो टोफू इज द बेस्ट। इसमें प्रोटीन भी है, बहुत सारे मात्रा में आयरन है और फैट बहुत कम है। लेकिन टोफू को खाने का चीज, जैसे कि पनीर को कोई टेस्ट नहीं होती, टोफू को भी टेस्ट नहीं होती अपनी, तो उसको बारीक पीसेस करे, उसको जो भी आपके मसाला फ्लेवर्स लगाने वो लगाए, और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही प्रोटीन युक्त ऐसे टोफू आप घर पे बना सकते हो। तो आपको सिर्फ दाल या बीन्स में से ही प्रोटीन नहीं मिलेंगे, आपको आपकी पालक है उसमें से भी प्रोटीन मिलेगा, आपके बहुत सारे वेजिटेबल्स है उसमें से भी प्रोटीन मिल सकता है। ये जो बॉलीवुड की हीरोइंस है, ये जो एक्ट्रेसेस हैं, ये जो भी यहाँ पे है दिख रहे हैं, ये सब वेजिटेरियन है या कुछ वीगन भी है। अगर आपको बॉडी भी बनानी है तो ये लोग जो नीचे आपको बॉडी बिल्डर्स दिख रहे हैं वो भी वीगन, वेजिटेरियन है या कुछ वीगन है दोस्तों। तो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको उसके लिए नॉनवेज ही खाना होगा। अभी ये फियोना ओक्स करके है, लेफ्ट साइड में सेकंड नंबर पे वो दौड़ते हुए दिखाई दे रही है, उसके नाम पर 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। फॉर वर्ल्ड रिकॉर्ड मैराथन में इतने इंटेंस एक्सरसाइज होती है, बहुत इंटेंस होती है, सबसे ज्यादा इंटेंस होती है। और तुम्हें बता दूं कि वो 6 साल की थी तब से वो वीगन है। वीगन मतलब क्या, वेजिटेरियन तो है ही है, वो अंडा नहीं खाती, वो दूध नहीं लेती, दूध का कोई पदार्थ नहीं लेती, हनी भी नहीं लेती, जो एनिमल से आता है वो ऐसी कुछ भी चीजें नहीं लेती। विराट कोहली इज अ वीगन। ये जो पैट्रिक बॉमैन है, ये 2011 में वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बताया गया है। डेविड हेले वर्ल्ड चैंपियन है बॉक्सर का, वो वीगन है। वीनस विलियम्स जो है टॉप 3 वर्ल्ड की जो टेनिस प्लेयर है, उसको जोगरेन सिंड्रोम हो गया, वो वीगन बन गई और वो वीगन डाइट 10 सालों से फॉलो कर रही है। और उसके सिस्टर को बूस्ट करने के लिए सेरेना विलियम्स जो नंबर 1 की टेनिस प्लेयर है, वो भी अभी वेजिटेरियन है। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको स्पोर्ट्स में भी जाना है तो नॉनवेज फूड ही खाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत खाइए, इट्स अ चॉइस, ये चॉइस है आपके ऊपर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेरियन फूड जो भी हेल्दी है उसमें भी आपको उपलब्ध हो सकता है, इसलिए मैंने ये आपको कहा है। मैं यूके में था तो ये चीज मैंने समझी और ये प्रैक्टिस करना शुरू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी चीज है। अगर इसमें से अगर कुछ आपको लेके जाना है तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिए। अगर आपके पास पेन है तो इसे कहते हैं 5 a day कंसेप्ट। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं कि अगर 400 ग्राम से ज्यादा अगर फल और सब्जियां अगर आप खाते हो तो आपको हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक, पैरालिसिस और सर्टन कैंसर्स होने के प्रमाण कम है। और ये 400 ग्राम आपके इसमें कम से कम होने चाहिए, ज्यादा हो तो अच्छे हैं। और ये 400 ग्राम हम कैसे कर सकते हैं, तो इसे एक इजी तरीका है याद करने का। आपके लेफ्ट साइड में जो पिक्चर दिया है, जैसे कि आपने 2 कीवी फ्रूट खा लिए, आपका 1 पोर्शन हो गया। आपने 1 पियर खा लिया, आपके 2 पोर्शन हो गए। आपने एक ऑरेंज जूस पी लिया, 3 पोर्शन हो गए। आपने एक टमाटो खा लिया और आपने कुछ कॉलीफ्लावर्स खा लिए, तो आपके 5 हो गए। 5 a day हो गया, मतलब 400 ग्राम आपके हो गए। और एक एक पोर्शन आप 80 ग्राम का कर सकते हो, और ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। आपका जो कोलन है, आपका जो जठर है, आपका जो आते हैं, बड़ी आते जो है, जिसे हम बॉवेल कहते हैं, कोलन कहते हैं, इसकी हेल्थ बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए जरूरी क्योंकि इसका डायरेक्ट संबंध आपकी इम्यूनिटी से है। आपकी ऑलमोस्ट 50% to 70% इम्यूनिटी आपके गट में है। तो इसके लिए जो बैक्टीरिया आपके गट में है, वो बैक्टीरिया को कहते हैं प्रोबायोटिक्स। वो बैक्टीरिया का नाम प्रोबायोटिक्स है।
और ये आपको दूध अपने दही में से, छाछ में से, अगर आप वीगन हैं तो आप दही बना सकते हो, उसकी कड़ी भी बना सकते हो, वो सोया मिल्क ले सकते हो और आपका जो मिर्च है उसका डेट, उसमें मिर्च का जो टैग है वो निकाल के आप उसमें अगर घुमाओगे तो उसका लैक्टोबैसिलस उसमें चले जाएंगे, आपका दही घर पे बन सकता है। विदाउट मिल्क आप दही ले सकते हो। और ये जो प्रोबायोटिक्स हैं ये आपके आटे में विटामिन तैयार करते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स तैयार करते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनको रोकथाम करते हैं। तो आपके शरीर में इस वक्त आपके शरीर में कितने सारे पेशियां हैं, सेल्स हैं? 3 लाख करोड़ पेशी है ह्यूमन बींग्स की, 3 लाख करोड़, और उसके 3 गुना ज्यादा बैक्टीरिया आपके पेट में है, सोचो। तो ये जो बैक्टीरिया आपको हार्मफुल इसलिए नहीं पहुंचाते क्योंकि आपकी प्रतिकार शक्ति अच्छी है, और उसमें अगर आप प्रोबायोटिक्स अच्छे से ले रहे हो तो और भी प्रतिकार शक्ति अच्छी, क्योंकि उसका संबंध डायरेक्टली आपके प्रतिकार शक्ति से, इम्यून सिस्टम से। प्रीबायोटिक्स का मतलब होता है जो आहार आप लेते हैं जिससे प्रोबायोटिक्स बढ़ता है, उसे प्रीबायोटिक्स कहता है। तो प्लांट बेस्ड डाइट लीजिए, रेड मीट से आपका ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया डैमेज हो जाते हैं, काफी सारे गैसेस, स्मेली गैसेस तैयार होते हैं, और कैंसर होने की भी संभावना होती है मीट खाने से। इसलिए प्लांट बेस्ड डाइट ले, हाई फाइबर डाइट ले जिसमें बहुत सारा पानी हो, कैल्शियम हो, विटामिन डी हो, और होल ग्रेन्स ले, मैदा बिल्कुल ना ले। विटामिन बहुत जरूरी है और इम्यूनिटी से इनका डायरेक्ट संबंध है। विटामिन सी सबसे ऊपर आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेमन जो है आपका घर में, नींबू होता है, ऑरेंजेस होते हैं, पपाया होता है, अमरूद या गुआवा या पेरू जिसे कहते हैं, उसमें से बहुत सारा विटामिन सी मिलता है। विटामिन ए लोकल इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो मैंगो का सीजन है, आप बिल्कुल खाएं। अगर आपका वजन नहीं ज्यादा बड़ा है या आप डायबिटिक नहीं है तो मैंगोज लीजिए, मेलन्स लीजिए, आप जो कैरेट्स है वो लीजिए, पपाया लीजिए, मेलन्स या एप्रिकॉट्स, पीचेस, इसमें से बहुत सारा विटामिन ए आपको मिल जाएगा। विटामिन ई और जिंक आपको होल सीड्स, नट्स, ग्रेन्स इसमें से मिल जाएंगे, और बहुत सारे मिनरल्स भी इनमें से मिल जाएंगे। वैसे तो सब कुछ जरूरी है, विटामिन एंड मिनरल्स, बट ये जो है इनका डायरेक्ट संबंध इम्यूनिटी से, इसलिए मैंने इनका जिक्र किया। हम सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन जो इम्यूनिटी से जुड़ा है, विटामिन डी, इसको भूल जाते हैं। कोरोना में रेमडेसिविर हर पेशेंट को नहीं दिया जाता, फ्लैबुफू हर पेशेंट को नहीं दिया जाता, लेकिन हर पेशेंट को विटामिन डी दिया जाता है। विटामिन डी इतना इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए जितना विटामिन सी है दोस्तों, और विटामिन डी को नहीं भूलना है। ये कैथेलिसिडिन्स एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स तैयार करता है जो वायरसेस को, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, और ये बहुत बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 70 से 100% लोग विटामिन डी के डिफिशियंसी है, कभी ना कभी उनके लाइफ में डिफिशियंसी होती है, 70 से 100%। और विटामिन डी बहुत जरूरी है, सिर्फ इम्यूनिटी के लिए और हड्डी के लिए नहीं, उसके 110 बेनिफिट्स है, 110 बेनिफिट्स। तो विटामिन डी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है दोस्तों। कैसे मिलेगा विटामिन डी? सबसे बेस्ट सोर्स, जो रिलायबल सोर्स है, ज्यादा दिन बॉडी में विटामिन डी रहेगा, वो है सनलाइट, नेचुरल सूर्य प्रकाश। आपका 18% ऑफ बॉडी आपका अगर खुला है, जैसे कि पूरे आपके हाथ खुले हैं दोनों साइड से, या आपका फेस आपको कवर करना है तो ठीक कर लीजिए, आपकी बैक अगर खुली है तो अच्छा है, नहीं है, लेडीज है तो सिर्फ आपकी आर्म्स भी खुली है। आप 20 मिनट डायरेक्ट सनलाइट में अगर बैठते हैं, द बेस्ट टाइम फॉर दैट इज 10 AM to 4 PM व्हेन देयर इज डायरेक्ट सनलाइट, बिकॉज विटामिन डी फॉर्म करने के लिए डायरेक्ट सनलाइट होना जरूरी है। और अगर आपने हफ्ते में 3 बार भी ऐसा किया तो आपको वंडरफुल, ग्रेटेस्ट, फैंटास्टिक सोर्स ऑफ विटामिन डी मिल जाएगा। आप सन बात करते हुए घूमना जरूरी है। आपको अगर सन टैन हो रहा है, आपको जलन हो रही है, तो आप ऑलिवेरा जेल या लैक्टोकैलेमिन जेल लगा सकते हैं। दोस्तों, मैंने अभी भी कहा कि हमारे शरीर में 3 लाख करोड़ पेशियां हैं, और हर एक पेशी में लाखों केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं। आपका ग्लूकोज डाइजेस्ट हो रहा है, विटामिन तैयार हो रहे हैं, प्रोटीन्स तैयार, एंटीबॉडीज तैयार हो रहे हैं, काफी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। और ये केमिकल रिएक्शंस का साइड इफेक्ट ऐसा है कि ये फ्री रेडिकल्स छोड़ते हैं। ये फ्री रेडिकल्स केमिकल टॉक्सिन्स होते हैं जो आपके डीएनए को, आपके जीन्स को, आपके पेशियों को, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को कम करते हैं, डैमेज करते हैं, आपका उम्र कम करते हैं, आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ये फ्री रेडिकल्स जो है, ये नेचुरली हमारी बॉडी में तैयार होते ही है। और उसमें हम क्या करते हैं, गलत चीजें करते हैं। तो फ्राइड चीजें खाते हैं, बड़ा पाव खाते हैं, भज्जी खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, दारू पीते हैं या शराब पीते हैं, टबैको खाते हैं, जंक फूड, सोडा, प्रोसेस फूड, व्हाइट फ्लावर, मैदा तो सबसे हार्मफुल है, शुगर भी बहुत हार्मफुल है, ट्रांस फैट, कोक, पेप्सी, इससे और भी ज्यादा स्ट्रेस बॉडी के ऊपर आता है। तो हमें अगर ये स्ट्रेस फ्री रेडिकल्स कम करने हैं तो हमको क्या करना है?
एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं। वो कहाँ से मिलेंगे? तो हमें टमाटो से मिलेंगे, जो जिंजर है, गार्लिक है, टर्मरिक है, लेमन है, सब सिट्रस फ्रूट है, ऑरेंजेस है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आलमंड्स, वॉलनट, सब नट्स खाए, सब बेरीज खाए, ग्रीन टी हो सके तो ग्रीन। हमारे यहाँ चाय पीने का जो रिवाज है, हम चाय तो पीते हैं उसके, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि दूध डालते हैं उसके जो एंटीऑक्सीडेंट है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो अगर चाय पीना है तो बिल्कुल लाइट चाय, बिल्कुल लाइट चाय और सिर्फ पानी, नो शुगर, नो मिल्क, तब उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। पानी पीना बहुत बहुत जरूरी है, कम से कम 2 से 3 लीटर। द बेस्ट वे टू एसेस कि आपके बॉडी में पानी बराबर जा रहा है नहीं है, कि आपकी जो यूरिन है वो कैसी कलर की होनी चाहिए? सफेद। जिस वक्त आपकी यूरिन सफेद कलर की, समझ लेना कि आप एडुकेट पानी, सही मात्रा में पानी पी रहे हो। नींद के बारे में मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ, बहुत जरूरी है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो आपकी प्रतिकार शक्ति की जो पेशियां है, सफेद पेशियां, व्हाइट ब्लड सेल्स है, ल्यूकोसाइट्स है, मैक्रोफेजेस है, टी लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स है, ये सब रीजनरेट कब होते हैं, तैयार कब होते हैं? तो ये नींद में तैयार होते हैं ज्यादातर। और कितने सारे तैयार होते हैं? तो 10,000 करोड़ पेशियां डेली तैयार होते हैं। और ये सिर्फ इम्यून सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ प्रतिकार शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये कब तैयार होते हैं? जब आप सोते हैं, बॉडी को रिलैक्स करते हैं तो रिजुविनेट होती है बॉडी, रीफॉर्म होती है बॉडी। ये जो आपकी स्किन है, उसका जो लेयर है ऊपर का, पूरा ऊपर का जो लेयर है, अंदर का जो आते हैं उनका पूरा लेयर 2 दिन में, 4 दिन में पूरा का पूरा नया आ जाता है। इसके लिए कितने सारे सेल्स और पेशियां लगती है। ये कब आएंगी? बॉडी की हीलिंग कब होगी? ये नींद में होगी। इसलिए 7 to 9 आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप लगती है, नहीं तो साइटोकाइन्स तैयार होते हैं, इंटरल्यूकिन 12 तैयार होता है जो इन्फ्लेमेशन करता है, साइटोकाइन जो स्ट्रांग होता है उसको बढ़ाता है। इसलिए नींद बहुत जरूरी है। मैं ज्यादातर लोग, लिखे पढ़े लोग देखता हूँ, वो बड़े शान से कहते हैं कि हाँ मैं सिर्फ 3 घंटा सोता हूँ, मैं सिर्फ 5 घंटा सोता हूँ। देखिए दोस्तों, 3-5 घंटे से आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला, लेकिन एक चीज जरूर हो सकती है, आपका उम्र कम हो सकती है। इसलिए नींद बहुत ही जरूरी है। मोटापा और मृत्यु का दर डायरेक्ट संबंध है। 20,000 कोविड पेशेंट पे एक स्टडी किया गया है, ये लैंसेट से, वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस जर्नल इन मेडिसिन, और ये लैंसेट का रिसेंट है, 2021 का स्टडी है। तो इसमें 20,000 लोगों पे स्टडी किया गया और उन्होंने देखा कि आपका जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है, वेट और आपकी हाइट का जो रेशो है, अगर वो 23, आप बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर, आप ऑनलाइन जाइए, आप कैलकुलेट कर सकते हो आपका बॉडी मास इंडेक्स इजीली गूगल पर। तो आपका अगर बीएमआई 23 से ज्यादा है तो कोविड होने का, हॉस्पिटल में जाने का और आईसीयू में जाने का, मृत्यु होने का रेट हर एक यूनिट में बढ़ता है। अगर 24 हो गया तो 5% ज्यादा चांस है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन लगेगा, और 10% ज्यादा चांस है कि आपको आईसीयू लगेगा। और अगर 25 हो गया तो डबल, 26 हो गया तो ट्रिपल। तो सोचिए दोस्तों, जितना मोटापा है उतनी आपकी कोविड की रिस्क ज्यादा है। तो आप कहते हैं कि किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, तो बहुत सारे रीजन में से ये एक रीजन है दोस्तों। हाउ टू रिड्यूस वेट? तो वेट अगर कम करना है आपको, 10 किलो वजन अगर कम करना है तो 2 किलो आपका एक्सरसाइज से होगा और 8% आपका डाइट से होगा। ये लोगों को आश्चर्य लगता है कि अरे डाइट को इतना महत्व क्यों है? क्योंकि डाइट से ही आपका वजन कम होगा, सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होगा। एक्सरसाइज भी जरूरी है। तो डाइट कैसा हो? वेजिटेरियन डाइट हो, प्रिफरेबली वीगन डाइट हो, जिसमें एनिमल का कोई भी प्रोडक्ट ना हो। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, मतलब सिर्फ 2 बार, जो भी खाएं सिर्फ 2 बार। चाय पीना मतलब आपका खाना हो गया। आपको अगर चाय पीना अच्छा लगता है तो लंच के बाद लीजिए जापानी स्टाइल में, या डिनर के बाद लीजिए, लेकिन आपके मुंह में निवाला सिर्फ 2 बार ही जाना चाहिए दिन में, अगर आपको वजन कम करना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिड्यूस वेट। लो कार्ब डाइट हो, हाई प्रोटीन डाइट हो, दिस इज वन ऑफ द डाइट। देयर आर मेनी अदर डाइट्स, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट डाइट, वेरी इफेक्टिव, फास्ट वेट रिडक्शन, और 45 मिनट्स आपका ब्रिस्क वॉक हो या साइकिलिंग हो, बस इट कैन हेल्प यू ड्रामेटिकली। कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आपकी प्रतिकार शक्ति को बढ़ा सकती है? तो दोस्तों, अगर आपके पास पेन है तो लिख लीजिए 220 माइनस आपका एज, इसमें से आपका एज को निकाल दीजिए, जो भी 220 संख्या फिक्स्ड है, 220 में से आपका एज निकाल दीजिए। आपका उम्र सपोज 20 है तो 220 में से आपका उम्र 20 निकाल दीजिए तो 200 बच गया। ये जो फिगर बच जाती है उसका 60% अगर आपका हार्ट रेट काम कर रहा है, आपका हार्ट रेट सपोज अभी 200 आपका वो संख्या आ गई, तो 60 मतलब कितना हो गया? 120। आपका हार्ट रेट अगर 120 पर काम कर रहा है 20 मिनट, तो समझ लेना आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपका फैट बर्निंग जोन में आप आ गए हैं।
और ये 3 वक्त भी आपने अगर अचीव कर लिया 20-20 मिनट के लिए हफ्ते में, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है। तो आप 60% ऑफ योर मैक्स हार्ट रेट पे काम करेंगे, 50% इज वार्म अप, 70 इज एलीट एथलीट्स, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। तो 2.5 आवर्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज ऑफ जॉगिंग, वॉकिंग एंड साइकिलिंग अगर आप करते हो तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, और अगर वेट्स भी आप उठाते हो तो बहुत ही अच्छा है। योगा बहुत अच्छी चीज है और बिल्कुल करनी चाहिए, उसके बहुत सारे फायदे हैं, शरीर पर है, मन पर है, आध्यात्मिक है, और स्पेशली जो कपालभाति है, भ्रमरी, वो बिल्कुल करें। इससे अभी भी नए कुछ रिसर्च हो रहे हैं, अभी भी वो अंडर रिसर्च है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होता है, लोकल इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है, आपको आनंदी फील होता है, एंडोर्फिन सीक्रेट होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बैलेंस प्रॉपर रिसेप्शन बढ़ता है। लेकिन योगा के बारे में हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा है और वो गलत है। योगा के बारे में कुछ गैर समझ है और वो मुझे दूर करना जरूरी है। जब मैं मेरे पेशेंट्स को एक्सरसाइज लिखता हूं, क्योंकि मेरी ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शंस में आप बिलीव नहीं करेंगे, गोलियां नहीं के बराबर होती है। मेरे प्रिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी पहले नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे मेडिटेशन आता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आता है, डाइट आता है, वेट रिडक्शन आता है, और बहुत सारी चीजें आती है, और कभी कभार मैं गोली लिखता हूँ, और ये मेरी डेली प्रैक्टिस है। और जिसे सर्जरी जरूरी है उसे तो मैं सर्जरी करता हूं, क्योंकि उसको जरूरी है। लेकिन जब मैं उनको बताता हूं कि एक्सरसाइज करें, तो वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब मैं 20 मिनट एक्सरसाइज करती हूं और मुझे अभी कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं योगा कर लेती हूं। तो वो योगा से गलत एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि 20 मिनट योगा करने से वो फिट हो जाएंगे, वो हेल्दी हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक्सरसाइज के, फिटनेस के बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि स्टैमिना है, एंड्योरेंस है, पावर है, उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी है, एजिलिटी है, बैलेंस है, प्रॉपर रिसेप्शन है, कोऑर्डिनेशन है, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है, न्यूरोलॉजिकल एंड्योरेंस है, बहुत सारे आयाम है। आपको योगा से कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज कैसे मिलेगी बताओ? आपकी एजिलिटी कैसे बढ़ेगी बताओ? आपके लीन मास कैसे बढ़ेगा बताओ? नहीं हो सकता। इसलिए आपको योगा को कंबाइन करना होगा एरोबिक एक्सरसाइज के साथ में और वेट्स लेने के साथ में, तब आपकी एक्सरसाइज का पूरा स्पेक्ट्रम बनेगा, तब आपको पूरी तरह से फिटनेस की एक्सरसाइज मिलेगी। सिर्फ स्ट्रेचिंग करने से, सिर्फ योगा करने से आप डायरेक्टली फिट हो जाओगे, अगर ऐसे आपको लगता है तो ये गलत है। योगा बहुत अच्छा है, मैं भी योगा मानता हूं और करता हूं, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ योगा, बट ये गैर समझ हमको नहीं करना है। हमको कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइजेस करनी है। हमको क्या नहीं करना है जिससे हमारी प्रतिकार शक्ति कम हो, वो है हमने मद्य नहीं करना है, हमने दारू नहीं पीनी, हमने शराब नहीं पीनी। क्यों नहीं पीनी है? क्योंकि डायरेक्टली लीवर में जाती है, लीवर को काम को लगाती है, उसका सूजन बढ़ाती है। लीवर में क्या होता है, लीवर में जो भी स्टोर हाउस है, जो भी चीज प्रतिकार शक्ति बनाने के लिए लिखती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स या आपके जो मैक्रोफेजेस है, टी लिम्फोसाइट्स है, ये जो बनाने को, एंटीबॉडीज बनाने का जो सामग्री है वो लीवर में होता है। आपका लीवर अगर आपके अल्कोहल प्रोसेसिंग में ही लग गया, उसमें बिजी रहा, तो आपकी प्रतिकार शक्ति कम हो जाएगी, आपका हीलिंग रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। और हम लोग क्यों पीते हैं अल्कोहल? भाई 2 चीजों के लिए पीते हैं लोग। तो 2 चीजें क्या है? एक है तो मस्ती मौजा, दोस्तों के साथ में फन करना है, और दूसरी चीज होती है कि हमारा स्ट्रेस कम होता है, ऐसे हमें लगता है। चलो दोनों के बारे में बात करते हैं, थोड़ा बहुत जरूरी है ये, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग लॉकडाउन में क्या करते हैं, तो बस कुछ है नहीं काम करने के लिए तो पीते रहते हैं। तो पहले देखते हैं कि मस्ती मजा, ये जो चीज है आपके दिमाग में डाली गई है। एडवर्टाइजमेंट इतनी पावरफुल है दोस्तों, आपकी दोस्तों की सलाह इतनी पावरफुल है, ये जो सोसाइटी आपके दिमाग में डालती है इतनी पावरफुल है कि आपका जो विचार करने का जो विवेक बुद्धि है वो मार खा जाती है। एक एग्जांपल से समझते हैं, कोक, पेप्सी कोला, उसमें क्या है पता है? उसमें फॉस्फोरिक एसिड है। फिर भी आप देखेंगे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एमडी, सीईओज, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर तक लोग किसी किसी देश के पेप्सी कोला पीते हैं। बताओ क्यों? उसमें फॉस्फोरिक एसिड है जो सबसे हानिकारक है, फिर भी पीते हैं। क्यों? क्या वो लिखे पढ़े नहीं है? उनको समझदारी नहीं है? फिर भी पीते हैं, क्योंकि मीडिया ने इतना पावरफुल है कि आपके दिमाग में डाल दिया है कि कोक मीन्स, थम्स अप मीन्स कूल थिंग। तो वैसे ही दोस्तों, शराब कूल थिंग इज इक्वल टू फन, मजा, फन, इंटरेस्ट, फ्रेंड्स, इसका एक समीकरण हो गया है कि अगर फन है मतलब क्या, मजा करना है मतलब क्या, दोस्तों के साथ बैठना है मतलब क्या, दारू पीना है। अगर जो कोई सच्चे दोस्त हैं तो आपको ये करने से रोकेंगे। अगर वो आपको बढ़ावा दे रहे तो वो आपके सच्चे दोस्त हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों, ये फन का आप हेल्दी तरीके भी बहुत सारे हैं मेरे पास, मैं बता सकता हूं, मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूं कि अल्कोहल से बेहतरीन फन
दोस्तों के साथ कैसे किया जाता है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पिक्चर देखिए, बहुत सारे और चीजें आप कर सकते हो, घूम सकते हो, अच्छे कार्य कर सकते हो, डांस कर सकते हो, गाना गा सकते हो, बच्चे जैसे रह सकते हो, कुछ अच्छे अच्छे चीजें खा सकते हो, अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकते हो, साथ में मिलके मूवीज देख सकते हो, बहुत हजारों चीजें हैं रिलैक्सेशन करने के लिए, बस आपने यही क्यों ढूंढ लिया। और दूसरी चीज है कि स्ट्रेस कम करता है। स्ट्रेस बिल्कुल कम नहीं करता दोस्तों, आप स्ट्रेस से भाग जाते हो। जब आप पीते हो इट्स लाइक अ स्लीपिंग पिल, आपको नींद नहीं आ रही, आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप स्लीपिंग पिल लेते हो, सो जाते हो, उठते हो तो वापस स्ट्रेस वही खड़ा होता है आपको सामने। तो वैसे ही आप जब पीते हो तो आपको लगता है कि स्ट्रेस चला गया, स्ट्रेस नहीं जाता है, आप भाग जाते हो, आप छिप जाते हो स्ट्रेस से, आप नम कर देते हो आपके ब्रेन को, उसको सुला देते हो, उसको डल कर देते हो, और जब जगते हो, जब सोबर हो जाते हो तो वापस स्ट्रेस तो वही खड़ा है, स्ट्रेस कम नहीं होता है, ये स्लीपिंग पिल की तरह है। तो दोस्तों हमको ये समझना है कि अल्कोहल हम पैसे दे के आरोग्य खराब करने की चीजें हम खरीद रहे हैं, इससे बेहतर चीजें हैं। अभी हम फिर भी क्यों पीते हैं, और हमें लगता है कि हम ओकेजनल ड्रिंकर हैं। हम ओकेजनल ड्रिंकर नहीं है, हम हैबिचुअल ड्रिंकर है। सिर्फ हम बताते हैं कि ओकेजनली मैं पीता हूं, लेकिन मैं ओकेजन ढूंढता हूं, ओकेजन क्रिएट करता हूं, अगर नहीं है तो इसको बोलते हैं हैबिट। और सबसे प्रॉब्लम अल्कोहल की क्या है, डिनायल। हम डिनाई करते हैं कि नहीं मुझे ना कोई हैबिट नहीं है इसकी, मैं तो कभी कभार पी लेता हूं बस। तो दोस्तों ये हैबिट है, नाउ द अल्कोहल इज कंट्रोलिंग यू, यू आर नॉट कंट्रोलिंग द अल्कोहल। सो माय डियर फ्रेंड्स, अल्कोहल अगर आप ले रहे हो तो इसमें से बाहर आइए, खुद से प्रामाणिक रहिए, खुद से पूछिए, सवाल करिए, और इसमें से आप बाहर निकल सकते हो। इसके बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा स्मोकिंग इज अ डेथ वारंट फॉर कोविड। तो दोस्तों बिल्कुल स्मोकिंग ना करें, इससे पूरी सीलिया लंग्स खराब हो जाती है, कोविड में वही होता है, तो इसके बारे में मुझे कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपका मन और आपकी प्रतिकार शक्ति और आपकी बॉडी का त्रिवेणी संगम है, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो मन है, आपकी प्रतिकार शक्ति आपका स्ट्रेस कम कर सकता है या बढ़ा सकता है, आप में निगेटिव विचार डाल सकता है या निगेटिव इमोशंस या भावनाएं डाल सकता है। अगर मन आपका अविद्या से भरा हो, इग्नोरेंस से भरा हो, ज्ञान से नहीं भरा हो, जैसे डॉक्टर सौरभ ने कहा है कि आपका नॉलेज से आपकी सफरिंग कम हो सकती है, आपका हैप्पीनेस बढ़ सकता है। तो अगर आपको नॉलेज है, सत्य के बारे में नॉलेज है, आप बड़ा चित्र देख सकते हो, तो आप दुखी नहीं हो सकते। तो मन का गहरा संबंध आपके हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी से, आपके हैप्पीनेस से है, और हम जल्दी इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आपकी जो माइंड है वो डायरेक्टली इम्यूनिटी से कनेक्टेड है। देयर इज अ ब्रांच कॉल्ड एज साइको न्यूरो इम्यूनो बायोकेमिस्ट्री, वो बताती है, मेडिकल साइंस की बहुत वेल स्टडीड ब्रांच है, जो बताती है कि आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क, आपका मन और आपका एंडोक्राइन सिस्टम, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रेनलिन एक्सिस जो भी है, आपका थायराइड ग्रंथि है, एड्रेनलिन है, पैंक्रियाज है, ये कनेक्टेड है। और आपकी जो इम्यून सिस्टम है, टी लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स है, टी किलर सेल पे हेल्पर किलर सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, ल्यूकोसाइट्स हैं, ये जो भी इम्यून सिस्टम है, ये तीनों का त्रिवेणी संगम है, ये तीनों कनेक्टेड है। थोड़ा भी स्ट्रेस हो जाए तो एंडोक्राइन सिस्टम पे स्ट्रेस आ जाता है, इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है। तो माइंड में अगर स्ट्रेस हो, फियर हो, डर हो, निगेटिव भाव हो, निगेटिव भावनाएं हो, तो आपकी इम्यूनिटी कम होती है। तो इम्यूनिटी का और आपका मन का डायरेक्ट संबंध है, और दो डायरेक्टली कोरोना से संबंधित है। इसलिए मन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना जरूरी शरीर है उतना ही जरूरी मन है। मन आपको स्ट्रेस या डिस्ट्रेस भी कर सकता है। मन ही है जो स्ट्रेस क्रिएट करता है, उसमें से बाहर भी मन ही ला सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी। यू स्ट्रेस क्या होता है, जो डेली डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस होता है, गाड़ी लेके जाना, पार्किंग नहीं मिलना, फिर पार्किंग है, या जॉब का प्रेशर है, या घर का प्रेशर है, ईएमआई का प्रेशर, ये सब डे टू डे लाइफ की जो स्ट्रेसेस है, एक हेल्दी मन, एक स्वस्थ मन इजीली कॉम्पेंसेट कर सकता है, इजीली उसका सामना कर सकता है। लेकिन अगर ये स्ट्रेस बहुत बढ़ जाए, वो सामना नहीं कर सकता, उसमें से रिलैक्स नहीं हो सकता, और वो लोडिंग 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 एक्यूमुलेटिव हो रहा है, तो वो डिस्ट्रेस हो जाता है, एबनॉर्मल स्ट्रेस, नॉन फिजियोलॉजिकल हो जाता है, पैथोलॉजिकल हो जाता है। इसको समझने के लिए स्ट्रेस रिस्पॉन्स समझना जरूरी है। तो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या है, उसके समझने के लिए हमको समझना है कि ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं। एक है नया ब्रेन, और एक लिम्बिक ब्रेन, और एक रेप्टिलियन ब्रेन। जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई, तो हमने देखा कि पहले रेप्टिलियन ब्रेन था, फिर उसके ऊपर मैमिलियन ब्रेन आया, जिसे हम कहते हैं लिम्बिक ब्रेन, जो इमोशन से भरा है।
जो फास्ट एक्ट करता है, और उसके ऊपर आया जो नया ह्यूमन बींग्स का नया ब्रेन है, जो सीखता है, जो क्रिटिकल एनालाइज करता है, एनालिसिस कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है, सोशल बिहेवियर डिक्टेट करता है, हमारे एम्स एंड एम्बिशंस डिक्टेट करता है, हमारा एजुकेशन, हमारा क्वालिफिकेशन ये नए ब्रेन में, नियो कॉर्टेक्स में, फ्रंटल कॉर्टेक्स में। अगर आपके पास पीएचडी है तो वो यहाँ है, आपके पास कोई हौदा है, पोजीशन है, नॉलेज है तो वो यहाँ है, क्रिटिकल थिंकिंग है तो नया ब्रेन, नीचे है लिम्बिक ब्रेन और उसके नीचे है रेप्टिलियन ब्रेन। तो देखते हैं जब हमारे एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज थे, जब फॉरेस्ट में थे, तो जंगलों में थे, तो उनका सामना कहीं हिंस्र प्राणी से हो जाए, आग से हो जाए, सांप से हो जाए, तो वो इमीडिएटली क्या करते थे? वो सोचते नहीं थे। इमीडिएटली उनके बॉडी में ऐसी प्रक्रिया होती थी कि इमीडिएट एक्शन लेके वो वहां से एक तो निकल जाते थे, या अगर छोटा प्राणी हो या एक कॉर्नर में हो तो उसको वो फाइट करते थे। और इस रिस्पॉन्स को, जो इतना स्पॉन्टेनियस, इतना फास्ट होता है कि उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, उसे कहते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स या फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। सांप दिखते ही, अगर बड़ा सांप हो तो वहां से वो डर के दौड़ निकालते थे, या अगर छोटा सांप हो और वो बिल्कुल आपके घर में हो तो आप उसे मारते थे, फाइट करते थे या फ्लाइट लेके निकल जाते थे। इसे कहते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स। इसमें जो नया ब्रेन है, नियो कॉर्टेक्स, इसका कोई काम नहीं है, इसका डायरेक्ट कंट्रोल फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स से नहीं है। आपका डबल पीएचडी अगर ब्रेन है, बहुत सारा लिखा पढ़ा हुआ ब्रेन है, एनालिटिकल है, बड़े ओहदे पर है, पोजीशन पर है, तो ये ब्रेन क्या करेगा? अगर सिर्फ यही ब्रेन होता तो ये क्या करता? देखता कि हाँ शेर है सामने, कौन सा शेर है, साइबेरियन है कि एशियन है, इसकी कितनी साइज है, इसकी कितनी उम्र है, ये मेरे से कितने डिस्टेंस पर है, मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ, जरा कैलकुलेट करता हूँ कि उसका स्पीड कितना है, मेरा स्पीड कितना है, फिर अगर मुझे खाने आने वाला है तो मैं कौन सी दिशा में भागूंगा और किस स्पीड से मुझे भागना है। अगर ये सोचते रह गया ये नियो कॉर्टेक्स ब्रेन, तो शेर आके उसको खा जाएगा। तो ये फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स फास्ट होता है, और ये होता है आपके लिम्बिक ब्रेन में, नीचे के ब्रेन में, आपके थिंकिंग ब्रेन में ये रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो आपका डायरेक्ट कंट्रोल ये फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स पर नहीं है। इसमें क्या होता है? इसमें देखो, सोचिए कि आप एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेके जा रहे हो, बड़ी सी गाड़ी आपके सामने से अचानक से आ गई, तो आपके पेट में से एकदम ऐसे लगता है कि पेट में कुछ हो गया, आपकी आंखें बड़े हो जाती है, आपकी सांस फूल जाती है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपके मुंह में एकदम से ड्राइनेस आ जाता है। ये है आपका शॉर्ट एक्टिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्स, 2-3 घंटे रहता है आपके शरीर में। और एक लॉन्ग एक्टिंग जो होता है, जो आपको पता नहीं चलता, आपके नियो कॉर्टेक्स को पता नहीं चलता, लेकिन 2 दिन रहता है उसका इफेक्ट। वो जो 110 केमिकल, स्ट्रेस केमिकल तैयार होते हैं, वो आपके शरीर में रहते हैं, उसका इफेक्ट रहता है। अभी सोचिए कि आज स्ट्रेस रिस्पॉन्स हुआ, और कल भी हुआ, और परसों भी हो रहा है, तेरसों भी हो रहा है, तो क्या होगा? Before you recover, there is a stress response. Before you recover, there is a stress. It will accumulate. It will become big and big and big and big and big, and it will become chronic stress or distress because there is no time for recovery. और फिर क्या होगा? डायबिटीज होगा, हार्ट अटैक होगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे, डिजीज होंगे, पुअर इम्यूनिटी होंगी, प्रतिकार शक्ति कम होगी, और दोस्तों कैंसर्स भी क्रॉनिक स्ट्रेस से, इम्यूनिटी कम होने से, जो म्यूटेंट सेल्स है वो कैंसर में बदल जाते हैं, प्री कैंसर सेल में बदल जाते हैं, कैंसर भी हो सकता है। तो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, लाइफ सेविंग है। इसने हमारे पूर्वजों का लाइफ सेव किया है, लेकिन उनके लाइफ में ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स कभी कभार आता था। लेकिन अगर ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स बार बार आते रहे, तो ये लाइफ सेविंग स्ट्रेस रिस्पॉन्स लाइफ थ्रेटनिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्स बन सकता है, और बहुत सारे डिजीजेस इससे हो सकते हैं, आपकी प्रतिकार शक्ति इससे कम हो सकती है। डे टू डे लाइफ में हमने देखा, आपकी ईएमआई हो, आपके घर की कोई अड़चने हो, आपके नेबर्स की कोई प्रॉब्लम हो, आपके बॉस की प्रॉब्लम हो, जॉब का प्रेशर हो, जो भी है, ये डे टू डे स्ट्रेसेस है, और ये हेल्दी माइंड और हैप्पी माइंड इससे बिल्कुल इसका सामना कर सकता है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस क्रिएट करती है। हमारे पूर्वजों को कभी कभार स्ट्रेस होता था, हमें क्या हो रहा है मॉडर्न लाइफ में 50 स्ट्रेस आ रहे दिन में, मतलब हर घंटे में, हर आधे घंटे में स्ट्रेस रिस्पॉन्स आ रहा है। आपका अगर आपके बॉस से नहीं बना, आपके बीवी से या आपके हस्बैंड से आपकी कुछ बातें हो गई, झगड़ा हो गया, स्ट्रेस रिस्पॉन्स आ गया। अपने फोन पे किसी को डांट दिया, स्ट्रेस रिस्पॉन्स आ गया। आपके बच्चों को आप डांट रहे हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर स्ट्रेस रिस्पॉन्स ज्यादा हो रहे हैं तो आपके बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेस, और जो स्ट्रेसफुल लोग हैं, जो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा ओवर परफेक्शनिस्ट, ज्यादा एम्बिशियस है, ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ज्यादा डिसिप्लिनेरियन है, ज्यादा एंगर करते हैं, उनमें तो 100 से ज्यादा रिस्पॉन्सेस होती है। तो सोचो ये 100 रिस्पॉन्सेस आज, बिफोर दे कम डाउन, और 100 रिस्पॉन्सेस और 100 रिस्पॉन्सेस और 100 रिस्पॉन्सेस, तो ये
तो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स आप क्यों बढ़ा रहे हैं? और उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने और एक लाइफस्टाइल ऐड कर लिए, हमने वर्चुअल ट्रिगर्स ले लिए स्ट्रेस रिस्पॉन्स के। और वो क्या है, तो सोशल मीडिया है, न्यूज है, वायलेंट गेम्स खेलते हैं आजकल बच्चे, हॉरर मूवीज देखते हैं हम लोग। ये इस फ्यू एग्जांपल्स हैं। इसने हमने क्या किया है, स्ट्रेस तो है नॉर्मल लाइफ में और स्ट्रेस बढ़ा लिया है। देखिए, अगर सोशल मीडिया पे आपने फेसबुक पे कुछ कमेंट की और कोई गलत कमेंट आपके ऊपर आ गई, तो आप इमीडिएटली आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। आपने कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज डाला और एक आर्ग्यूमेंट हो गया, आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स उसमें बढ़ गया। आप एक ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं जिसमें बताया गया डरने वाली चीज, आप एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं। आपको जो नियोकॉर्टेक्स है, फ्रंटल ब्रेन है, वो तो मजा ले रहा है, उसे लग रहा है कि मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, मैं खुद को अपडेट रख रहा हूं मैं न्यूज देख के। लेकिन जो लिम्बिक ब्रेन है, वो छोटा बच्चा है, वो डरा हुआ है, उसको नहीं समझता ये, वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स छोड़ता है। कुछ भी थ्रेटनिंग चीज अगर वो देखता है, सुनता है, तो वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स छोड़ेगा ही। कि वो न्यूरोकॉर्टेक्स का, थिंकिंग ब्रेन का और लिम्बिक ब्रेन का कोई संबंध, डायरेक्ट संबंध नहीं है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे आप आपके हार्ट बीट्स कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका डाइजेशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लिम्बिक सिस्टम को आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब आप हॉरर मूवीज देख रहे हैं, आपको लग रहा है वाह वाह वाह, वायलेंट गेम्स खेल रहे हैं, आपको लग रहा है आप मजा कर रहे हो, उसका आनंद ले रहे हो, लेकिन आपका लिम्बिक सिस्टम डरा हुआ है। आपका वो छोटा बच्चा फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में 104 केमिकल्स है, टॉक्सिन्स आपके बॉडी में तैयार हो गए हैं, आपकी पूरी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी में बदल गई है। तो दोस्तों, ये सब चीजें आप क्यों कर रहे हैं? न्यूज बिल्कुल देखिए, कभी कभार देखिए, जब जरूरी है तब देख लीजिए, हाइलाइट्स देख लीजिए। आप उसका मजा क्यों ले रहे हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा आपके शरीर में हो क्या रहा है। ये बहुत ही हानिकारक चीज है, ये हमको पता है, लेकिन इसका शास्त्र बताना जरूरी था, इसके पीछे का साइंटिफिक बैकग्राउंड बताना जरूरी था, तभी आपको कन्विक्शन आएगा। इसलिए मैं इतने डिटेल में बात कर रहा हूं। आपका विचार और आपका मन जुड़ा हुआ है, क्योंकि मन में ही विचार और भावनाएं आती है। अगर अनहेल्दी माइंड है, रोगी माइंड है, तो उसमें निगेटिव थॉट्स आएंगे, निगेटिव इमोशंस आएंगे। देखो, जो भी मानव निर्मित है वो दो बार आता है। जैसे कि ये मेरा एसी कंट्रोल का रिमोट कंट्रोल है, एयर कंडीशनर का, ये पहले विचार में आया, किसी ने इसके बारे में विचार किया कि ये आना चाहिए, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए जो मैं बटन दबाती हूँ ऐसे चालू हो जाए। तो पहले ये चीज विचार में आई, देखो कितनी पावरफुल है विचार, और फिर ये सत्य में आई। तो हर कुछ मानव निर्मित जो है वो दो बार आता है, पहले मन में आता है, पहले विचार में आता है, और फिर वो सत्य में होता है। जो घर बना है, गाड़ी बनी है, इंडस्ट्री बनी है, बिजनेसेस बने हैं, कॉर्पोरेशंस बड़े हैं, सब कुछ पहले थॉट में आया है। तो आपका थॉट बहुत पावरफुल है। सब कुछ जो चलता है, आपके वर्ड्स हैं, आपके एक्शंस हैं, आपकी हैबिट्स है, आपका कैरेक्टर है, आपकी डेस्टिनी, ये विचारों से शुरू होती है दोस्तों। तो बाहर का बदल करके कोई फायदा नहीं है। आपके विचार, आपके भाव बदलने चाहिए, क्योंकि भाव, विचार, वाणी, क्रिया है, जुड़े हुए हैं, और उसका उगम, उसकी माता भाव और विचार है। भाव और विचार से ही आपकी कृति होती है। तो दोस्तों, विचारों पे ज्यादा महत्व है, भावनाओं को ज्यादा महत्व है, क्रिया बाद में आती है। ये बहुत ही फेमस डॉक्टर है, मेरे बहुत अच्छे फेवरेट ऑथर है ब्रूस लिप्टन, और डॉक्टर सौरभ रंजन को भी बहुत पसंद है, इनके बारे में ये बहुत बात करते हैं। और इनका एक ब्यूटीफुल किताब है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ करके, उनमें वो बताते हैं कि आपके विचार, आपके भाव और आपकी दिनचर्या आपके शरीर पर ही नहीं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस पर ही नहीं, आपकी प्रतिकार शक्ति पर ही नहीं, आपके सेल्स, आपके जीन्स, आपके डीएनए, आपके टेलोमियर्स पे भी असर डालती है। तो इतने पावरफुल आपके विचार है, आपकी भावनाएं हैं दोस्तों, कि आपके जीन्स बदल सकती है। और इसके पीछे साइंस है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। ऐसे ही बहुत सुंदर किताब है यू आर द प्लेसिबो बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा, अगर मिले तो बिल्कुल पढ़िए। ये भी डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर जो की बड़ी फेमस किताब है, इनके बारे में भी, ये इनके बारे में बहुत इनडेप्थ बात करते हैं इनके लेक्चर्स में। तो आपका जो मन है, ये आपको हील कर सकता है या किल कर सकता है। इतनी ताकत, जो इंटरनल फार्मेसी है आपके अंदर की, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस, इसमें इतनी ताकत है, आपको हील कर सकती है या आपको किल कर सकती है दोस्तों। तो मन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका, हमारा जो मन है ह्यूमंस का, इट इज लाइक अ मंकी माइंड, बंदर जैसा है, रुकता ही नहीं, कुछ ना कुछ हलचल करते ही रहता है। और ज्यादातर हलचल यही होती है कि कल जो बीत गया है उसी में हम खोए रहते हैं। कल मैंने ऐसा करना चाहिए था, उसने ऐसा कर दिया, काश मैं ऐसा करता, मेरे बचपन की यादें, हम उसी में ही खोए रहते हैं। हम सैड सॉन्ग्स लगाते हैं और बचपन की यादों में खोए जाते हैं, जवानी की यादों में खोए रहते हैं। तो हम 50 to 60% ऑफ द टाइम्स पास्ट में ही रहते हैं, और 30 to 40% टाइम्स हम कल का सोचते हैं, अरे कल कैसे होगा, अभी ये काम कर रहा हूं लेकिन कल के बारे में सोचते हैं। और कभी कभार ही हम प्रेजेंट में रहते हैं। जो संत लोग हैं,
जिन्होंने अध्यात्म को समझ लिया है वो सिर्फ वर्तमान में रहते हैं। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लानिंग नहीं करते फ्यूचर के बारे में, या उन्होंने पास में से कुछ सीखा नहीं, वो सीख लेते हैं पास को, लेकिन पास को जला देते हैं। सीख लेते हैं, पास को जला देते हैं, और फ्यूचर को प्लानिंग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इतना विश्वास उनका परमात्मा पर है, यूनिवर्स पर है, डिवाइन मैट्रिक्स पर है, खुद की काबिलियत पर है, और बस प्रेजेंट में रहते हैं। उसे कहते हैं माइंडफुलनेस। तो एक साक्षी भाव डेवलप होता है। साक्षी भाव क्या है? आपके विचारों को ही देखने की क्षमता, आप जो सोच रहे हैं उसको ही विचारों की देखने की क्षमता आप भी डेवलप कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी मुझे पहले समझ में नहीं आता था, जब मैं गुस्सा करता था, मैं भी गुस्सा करता था, मैं भी इंसान हूं, मैंने भी किया है। तो मुझे जब आता था, मुझे कोई समझ में नहीं आता था, 2 घंटे मुझे कुछ समझ में नहीं आता, इतना गुस्सा कर लेता था। लेकिन बाद में मुझे जब साक्षी भाव डेवलप होने लगा, जब ध्यान में आया, तो ये समझ में लगा कि अरे मैं गुस्सा कर रहा हूं, इतना भी मुझे समझ में आना भी बहुत बड़ी बात थी। और फिर अभी तो मुझे समझ में आता है कि मैं सोचता ही हूँ, अरे डॉक्टर भामरे, आपको गुस्सा आ सकता है, आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, सामने वाला नादान भी हो सकता है, आपको तो समझ है, आप तो शांत रहिए। तो ये जो साक्षी भाव है, आपके विचारों को देखने की क्षमता जब आ जाएगी, तब आपका ये जो मंकी माइंड है ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा, फिर आपको परेशान नहीं करेगा। एक अच्छी स्टोरी है, एक सिंपल स्टोरी है, बहुत बढ़िया है, आप सुनते हैं इसके बारे में। भाई, आप अकबर और सलीम ले लो, या राम या श्याम ले लो, जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है कि राम और श्याम दोनों दोस्त थे, 20-25 साल की दोस्ती थी, और गहरी दोस्ती थी। राम अपना मन, अपनी जो सीक्रेट्स थे वो शाम को शेयर करता था। अभी राम को ऐसा लगा कि शाम ने उसकी जो सीक्रेट्स है, उसकी जो अंदर की बातें हैं, वो गलती से किसी को बता दी हैं, ताकि वो लोगों को पता चल गई है, और राम को बहुत गुस्सा आया। तो वो ढूंढते ढूंढते शाम को गया। शाम एक जगह पे बैठा हुआ था दोस्तों के साथ में, पब्लिक प्लेस में, और राम ने धड़ाधड़ उसको बात करने की शुरुआत की कि तूने मेरा दिल तोड़ा है, मेरी दोस्ती तोड़ी है, मेरा विश्वासघात किया है, मेरी सब सच्चाई तूने लोगों को बता दी है, मैंने कहा था कि तुम नहीं बताओगे, और उसको भला बुरा कहा, बहुत बहुत गलत चीजें की, और इतना ही नहीं तो एक झापड़ भी उसको लगाया, और वहां से चला गया और कहा कि तेरी मेरी दोस्ती खत्म। शाम को पता चले कि ये क्या हो रहा है, उसके पहले ही राम वहां से चला गया था। लेकिन शाम में बहुत सारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स तैयार हो, उसको गुस्सा आया, उसको चिढ़ आई, उसको से लगा कि ये क्या हो गया है मेरे साथ में, और इतना सारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इतने स्ट्रेस हार्मोन्स, उसने टॉक्सिन्स उसके बॉडी में तैयार हो गए, और ये चक्र चलता रहा बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक चलता रहा। तब तक राम को जॉब लग गई और वो कनाडा चला गया हमेशा के लिए। लेकिन शाम जब भी राम के बारे में सोचता, वो इंसिडेंट्स के बारे में सोचता, स्ट्रेस हार्मोन्स उसके बॉडी में तैयार हो जाते थे। इतना ही नहीं कि कई साल हो गए, लेकिन शाम जब भी वो जगह पे जाता था जहां ये इंसिडेंट्स हुआ, वो जगह पे देख के, या जो लोग उसके सामने थे उन लोगों को देख के, उसमें वही स्ट्रेस हार्मोन्स तैयार होते थे, वही स्ट्रेस रिस्पॉन्स तैयार होता था। इतना ही नहीं दोस्तों, कि अगर किसी ने गलती से भी शाम को कह दिया राम राम कैसे हो श्याम जी, तो राम का नाम सुनते ही उसके मन में वो एंगर, वो गुस्सा, वो स्ट्रेस आ जाता था। तो वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिर्फ एक नाम सुनने से आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी याद करने से वो पूरा स्ट्रेस रिस्पॉन्स आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो चीज जहां हुई वो देखने से ये पूरा स्ट्रेस रिस्पॉन्स आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स अभी आपकी मेमोरी होगी, आपका सबकॉन्शियस पैटर्न हो गया है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पास में रहते हैं। मेरे सासू माँ ने ऐसा कहा, मेरी बेटी ने ऐसा कहा, मेरे दोस्त ने ऐसा कहा, मेरे बॉस ने ऐसा कहा, मेरे जो नेबर है उसने ऐसा किया है। तो हम क्या करते हैं? उसने एक बार किया, एक बार कहा, राम ने एक ही बार मारा, या राम ने एक ही बार गलती की। शाम क्या कर रहा है? वो गलती को दोहरा रहा है, खुद दोहरा रहा है, उसको पता नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो दोहरा रहा है, सेल्फ टॉर्चर कर रहा है, सेल्फ पनिशमेंट कर रहा है। ही इज अ क्रिमिनल फॉर हिमसेल्फ। राम ने एक ही बार क्राइम किया, लेकिन शाम खुद को इतना क्राइम कर रहा है, खुद को टॉर्चर कर रहा है, उसको पता नहीं है कि राम से ज्यादा शाम खुद का क्रिमिनल है। तो यही हम हमारे साथ कर रहे हैं दोस्तों। हम पास की गलत चीजों को पकड़ के बैठे हैं, और हम उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं, हम उनको क्षमा करने को तैयार नहीं, और खुद में ये केमिकल से टॉक्सिन स्ट्रेस रिस्पॉन्स के शरीर में जहर तैयार कर रहे हैं, खुद को हार्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज वो दिन है, अगर इस टॉक में से अगर आप कुछ लेके जा सकते हो तो वो है क्षमा। आप क्षमा कर दीजिए दोस्तों। Forgive everyone, not because they deserve forgiveness,
but you have to forgive because that is going to help you first. क्षमा करके वो दूसरे व्यक्ति का फायदा हो ना हो, आपका जरूर होगा, और अगर नहीं किया तो उस नुकसान दूसरे का हो ना हो, आपका तो जरूर हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि फिर उसको उसकी गलती की सजा कौन देगा? वो आपका काम नहीं है, आप पुलिस नहीं है, आप भगवान नहीं हो, आप गॉड नहीं हो, आपका काम है ही नहीं। उसको उसकी गलत चीजें ही तकलीफ में डालने वाली है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, उसका पश्चाताप होने ही वाला है, उसकी केमिकल अंदर की केमिकल उसको परेशान करने ही वाली है, और नहीं तो नेचर गॉड भगवान उसको देने ही वाला है। आप नहीं हैं, आप उससे आपका मन का स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। आपको क्षमा आपके लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं। आप थोड़ा सेल्फिश हो जाइए इसके बारे में। तो आपको क्षमा सबको करना ही है दोस्तों, क्योंकि दैट इज कॉजिंग हार्म टू यू। आपका इम्यूनिटी कम हो रहा है, आपकी प्रतिकार शक्ति, आपका उम्र कम हो रहा है दोस्तों, आपकी मन की स्वास्थ्य कम हो रही है। इसलिए आपको आज ही सभी को क्षमा कर देना है, पास्ट में से कुछ सीखना है और पास्ट को जला देना है, पास्ट को बरी कर देना है, पास्ट में बिल्कुल नहीं रहना है। फ्यूचर का प्लानिंग करना है, 4 बार करो, 10 बार करो, 2 घंटे करो, उसके बाद में वो प्लानिंग को रख देना है और प्रेजेंट में रहना है। जो भी करना है पूरे दिल से करना है। तो विचार, हमने देखा कि आपकी प्रतिकार शक्ति, आपके विचार का डीएनए, जीन्स, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस, स्ट्रेस, इतना ही नहीं कि आपके पास फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, तो आपके विचार क्या जो पंच महाभूत है, जो 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर है, क्या उसके ऊपर असर डालते हैं? तो ये जानने के लिए एक जापानीज साइंटिस्ट है डॉक्टर मसारू इमोटो। डॉक्टर सौरभ रंजन भी ये स्लाइड्स को बहुत पसंद करते हैं, उनके लेक्चर्स में काफी होती है ये स्लाइड्स भी। तो ये जो प्रयोग है बहुत ही उम्दा है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई वाटर ये सबसे रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट है, जल्दी रिएक्ट करता है, तीनों भी स्टेट्स में होता है, लिक्विड, गैस या सॉलिड में। तो ये बहुत रिएक्टिव है, बहुत डायनेमिक है, तो इस एलिमेंट पे हम स्टडी करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक पेट्री डिश में 0.5 ml वाटर लिया और उसके पेट्री डिश पे लिखा आई लव यू, उसको कहा भी आई लव यू, और दूसरे को कहा आई हेट यू, मैं तुम्हें घृणा करता हूं। और इन्होंने ये जो सब पेट्री डिशेस हैं, इन्होंने ये एक फ्रीजर में डाल दी और उसके ऊपर उन्होंने एक प्रयोग किया। उनकी जो प्रयोगशाला थी वो -25 डिग्रीज में थी, सॉरी -2.5 डिग्री टेम्परेचर उसका था। तो इन्होंने क्या किया, एक तालाब में से, एक लेक में से एक गमले में पानी लाया कांच के, और उसी गमले से उन्होंने ही एक माइक्रो पिपेट से पेट्री डिश में ये 0.5 ml पेट्री डिश में पानी डाला। तो उन्होंने क्या किया, एक 10 पेट्री डिश को लिखा आई लव यू, एक 10 पेट्री डिश को लिखा आई हेट यू, और उन्हें कहा भी आई हेट यू, मुझे पसंद नहीं हो तुम। एक को कहा यू आर सो ब्यूटीफुल, थैंक यू, आई लव यू। एक 10 पेट्री डिश को उन्होंने हेवी रॉक म्यूजिक लगाया धाड़ करके, और एक को बहुत अच्छा सुगम संगीत, एक को प्रेयर दी, 10 बैच की जो थी उनको प्रेयर्स दी, एक को नहीं दी। और उन्होंने ये सब पेट्री डिश, सेम पानी, सेम कंटेनर, सेम लेक, सेम तालाब, और इन सब पेट्री डिश को उन्होंने डीप फ्रीजर में -25 डिग्री पे 3 घंटे के लिए रख दिया। और निकालने के बाद में उन्होंने वो मेटल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के नीचे देखना शुरू किया। तो आपको क्या लगता है, पानी तो वही है, तालाब वही है, माइक्रोपिपेट वही है, डालने वाला वही है, और रूम का टेम्परेचर सेम है, सबको 3 घंटे रखा गया है। तो सबके जो क्रिस्टल्स तैयार हो गए, क्योंकि -25 में क्रिस्टल हो जाता है, बर्फ बन जाती, तो उसके जो क्रिस्टल्स है वो माइक्रोस्कोप में 200 टाइम्स उनको दिखाई दे रही थी, बड़े पैमाने पे दिखाई दे रही थी। कैसे होंगे भाई? कोई साइंटिस्ट को पूछा जाए तो कहेंगे पानी तो पानी है, उसको फ्रीजर में रखेंगे तो क्रिस्टल सब सेम ही दिखने चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपने अगर ये सुना नहीं है तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हर एक पानी का बूंद अलग अलग ट्रीट करता था। जो बैचेस थी आई लव की वो अलग थी, आई हेट वाली अलग दिखती थी, जिसको प्रेयर्स दी गई थी वो अलग दिखती थी, जिनको नहीं था वो अलग दिखती थी। और कैसे दिखती थी अंडर माइक्रोस्कोप देखिए, जिसे अगर कहा कि आई लव यू तो लेफ्ट साइड में है, जिसे कहा आई हेट यू यू आर इविल तो वो अलग है, तो जिसे कहा कि यू मेक मी सिक तो देखो कैसे है, और जिसे कहा लव, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, आई लव यू तो देखो कितने ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स तैयार हुए हैं। हेवी मेटल म्यूजिक जिसको लगाया गया, रॉक म्यूजिक, तो वो पानी के क्रिस्टल्स कैसे हुए हैं। जिसको ब्यूटीफुल म्यूजिक, शांत म्यूजिक सुनाया गया तो उसके कितने ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स तैयार हुए हैं। जिसको प्रेयर दी गई है, एक पानी को सेम कंटेनर, सेम इसमें से पानी लिया, एक को प्रेयर दिया और एक को नहीं दिया, प्रार्थना में देखो कितने ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स तैयार हुए।
तो ये प्रयोग में से क्या सीखते हैं हम लोग? ये प्रयोग में से हम क्या सीखते हैं कि पानी आपके विचार सिर्फ आपके जीन्स या डीएनए या आपके बॉडी पर इफेक्ट नहीं डालता, आपके शरीर पर इफेक्ट नहीं डालता, ये आपके पंच महाभूतों पर भी इफेक्ट डालता है, पानी पर भी इफेक्ट डालता है। पानी भी रिएक्ट करता है आपके विचारों को, आपके इंटेंशंस को। जो इंटेंशन आप कैरी करते हो, इसको मुझे मारना है, इसको मुझे खराब करना है, इसको मैं इसको देख लूंगा, इसको 7 जन्म भूलूंगा नहीं, ये इंटेंशन भी आपके अंदर के पानी को इफेक्ट कर रहा है। तो सोचो दोस्तों, क्या हो रहा है, क्या भावनाएं, क्या विचार आपके मन में है, और आपके शरीर में कितना पानी है? आपके शरीर में 70% से ज्यादा पानी है। आपके विचार अगर सकारात्मक है तो पानी पे सकारात्मक असर डाल रहे हैं, आपके विचार अगर निगेटिव है तो निगेटिव असर डाल रहे हैं। सोचो दोस्तों, आप क्या फिजियोलॉजी कैरी कर रहे हैं? आपको आज बिल्कुल शांत होके मोबाइल साइड में रख के साइलेंट मोड पे आपको सोचना है। आज आपके इमोशंस, आपके इंटेंशंस को परखना है। इंटेंशंस दूसरों को खराब करना है, दूसरों को पनिशमेंट करना, ये बाद में आएंगे, पहले तो वो आपको कर रहा है। आपके अच्छाई के लिए आपको आपके इंटेंशंस, आपके भाव, आपके विचारों को आज परखना है, देखना है। Change the way you think, otherwise life is going to change. You don't know, your thoughts are directly affecting. 20 से 60 हजार थॉट्स हमारे डेली होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर सेम ही होते हैं, कल जैसे सेम विचार आते हैं, और ज्यादातर निगेटिव होते हैं। और निगेटिव थॉट्स एडवर्स इफेक्ट करते हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, हमारे जीन्स तक पहुंचते हैं। इमोशंस के बारे में कुछ स्लाइड्स। तो हमारे जो भावना है, डॉक्टर सौरभ डर की भावना के बारे में कह रहे थे, फियर के बारे में कह रहे थे, तो ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, 2 टाइप के इमोशंस होते हैं। जस्ट टू मेक इट सिंपल, 2 बड़े इमोशंस होते हैं। लव बेस या प्रेम युक्त इमोशंस, ये मदर है। लव इज द मदर ऑफ ऑल द पॉजिटिव इमोशंस, एंड डर या फियर इज द मदर ऑफ ऑल द नेगेटिव इमोशंस। So fear is very very powerful. Love is also very powerful. So love में क्या आता है? आपका उल्लास है, आनंद है, विश्वास है, करुणा है, क्षमा है, संतुष्टि है, तृप्ति है, सत्य है, क्षमा भाव है, ये सब पॉजिटिव इमोशंस है। नेगेटिव मतलब क्या है? डर, गुस्सा, द्वेष, अपराधी भाव, किसी को फॉरगिव नहीं करना, ये सब नेगेटिव इमोशंस है दोस्तों। और इसका असर क्या होता है? निगेटिव जो इमोशंस है, ये आप में स्ट्रेस हार्मोन क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, आपकी बॉडी फिजियोलॉजी खराब हो जाती है, आपके टॉक्सिन्स तैयार हो जाते हैं, ये हार्मफुल केमिकल्स आपके बॉडी में तैयार हो जाते हैं, ये आपके जीन्स तक पहुंचते हैं, ये एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, काइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स तैयार करते हैं, जो हार्मफुल है। और जो आपने जो हैबिट बना ली है, पास्ट को लेके सोचते रहते, उसको मैं क्षमा नहीं करूंगा, 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा, उसने ऐसी बात मुझसे कैसी करने की हिम्मत की, तो ये जो चीजें हैं, ये फियर बेस्ड इमोशंस है। कोरोना का डर, ये फियर बेस्ड इमोशंस है। इससे क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स तैयार होता है। और वहीं पर अगर आपके भावनाएं लव बेस्ड हैं, आपने क्षमा कर दिया, तो आप में एक हीलिंग रिस्पॉन्स तैयार होगा। एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होगा, एक हीलिंग रिस्पॉन्स तैयार होगा, आपकी बॉडी हील हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आप खुश हो जाओगे, आपकी उम्र बढ़ेगी, आप एक पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करेंगे, एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी रेडिएट करेंगे दोस्तों। तो ये बहुत बहुत समझना जरूरी है। दिस इज अ वेरी वंडरफुल बुक बाय डेविड हॉकिंस। उन्होंने उनके बुक में बुक पावर वर्सेस फोर्स में कहा है कि देखिए, नीचे के जो फोर्स लिखा है, ये लेफ्ट साइड का जो चार्ट है, उसमें येलो कलर का जो है, उसमें देखिए कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इनको गिल्ट, फियर, ग्रीफ, प्राइड, मैं बहुत बड़ा हूं, ये जो फीलिंग्स है, गुस्से वाली फीलिंग्स, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। और कोरोना की भी फ्रीक्वेंसी लो है। जो जिनकी फ्रीक्वेंसी लो है, तो कोरोना की अगर फ्रीक्वेंसी लो है, तो ये थोड़ा साइंटिफिक नहीं मानेंगे लोग। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स हु आर लिसनिंग टू दिस, but there is some evidence that is coming up, and I'm very sure the science doesn't have the technology to understand this vibrating energy, because everything is energy, everything is vibrating at a particular frequency. There is no matter, matter is all energy, and every energy, every particle, every subatomic particle is nothing but vibrating energy. So ये जो वाइब्रेशंस है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है, और जितने भी पॉजिटिव इमोशंस, उनकी फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। एक्सेप्टेंस है, ग्रेटिट्यूड है, जॉय है, पीस है, इनकी फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी बढ़िया है। जो सहस्त्र चक्र तक पहुंच गए, जिनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, जो एनलाइटेंड है, जिसे निर्वाणा पा लिया है, मोक्ष पा लिया है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है। तो जितनी आपकी पॉजिटिव इमोशंस है, जितनी आपकी पॉजिटिव विचार है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, आपको निगेटिव चीजें छू नहीं सकती।
तो अर्थ की वाइब्रेशंस आज 27.4 हर्ट्ज ऐसा माना जाता है, कोविड की 5.5 है, और वो 25 पे अगर आप वाइब्रेट हो रहे हो तो वो इनडायरेक्टली आप उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। इसलिए फियर, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब छोड़ना जरूरी है। आपको कृतज्ञता, प्रेम भाव, करुणा, प्रेयर, ये सब के पीछे आपकी जो फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा सकते हो। निगेटिव इमोशंस क्यों आते हैं लोगों को, निगेटिव विचार क्यों आते हैं? क्योंकि हमें बताया गया है कि हमारी एक कंपटीशन है। आप जो भी हो, इनफ नहीं हो, आप जैसे भी हो वो कम हो, आपको और कुछ अचीव करना है, तब आपको कुछ मिलने वाला है, तब आपका एक नाम होने वाला है, तब आपको प्रेस्टीज मिलेगा, तब आपने कुछ अचीव कर लिया। ऐसा है, जो भी आप हो वो कम हो, आपको और कुछ चाहिए बाहर से जो आपको पूरा कर सकता है। सो आई एम नॉट इनफ is the thing that this society has instilled in your mind, and you have been sent into a practical rat race। एक practical, लोग कहते हैं हमें बड़ा practical होना जरूरी है, नहीं तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, हमारे ह्यूमन बींग्स में एक कंपटीशन लगा लिया, हमने लगा लिया, और इस कंपटीशन को हमने रैट रेस का नाम दे दिया। ये इग्नोरेंट प्रैक्टिकलिटी है, क्योंकि हमें बड़ा पिक्चर पता नहीं है, और इसकी वजह से हम एक दूसरों को निगेटिव इमोशन से देखते हैं, कॉम्पिटिटर्स देखते हैं, जेलसी फील करते हैं, हेट करते हैं एक दूसरे का, और इससे फियर बेस्ड इमोशंस तैयार होते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है? पॉजिटिव इमोशन सब ह्यूमैनिटी में कैसे आ सकते हैं? तो ये साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी से आ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब रिलीजियसनेस नहीं है, धार्मिकता नहीं है। मेरा स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन है, स्पिरिचुअलिटी मींस द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिगर रियलिटी, द ट्रूथ ऑफ लाइफ एज इट इज। आपके जो स्क्रिप्चर्स हैं, भाई ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने स्क्रिप्चर्स कभी पढ़े ही नहीं। गीता हो, कुरान हो, धम्मपद हो, तोरा हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, कभी पढ़े नहीं, फिर भी वो अध्यात्म को प्राप्त हो गए, पूर्वी निर्वाणा उनको मिल गया, मोक्ष मिल गया। या लोग ऐसे भी है कि जिनकी गीता मुखोद्गत है, लेकिन वो मोक्ष भिक्ष तो कुछ है नहीं, बाहर जाके गुस्सा शुरू कर देते हैं। इसके लिए मैं क्या बताना चाहता हूं कि स्क्रिप्चर्स आप पढ़े या ना पढ़े, ये आपकी चॉइस है, लेकिन इसके परे भी सत्य है। उस सत्य तक पहुंचना, ये स्क्रिप्चर्स तो सिर्फ सीढ़ियां है दोस्तों। तो ये साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी जब तक आप आएगी नहीं, तब तक आप करुणा से नहीं भरोगे, तब तक आप में कंपैशन, लव, काइंडनेस नहीं आएगा, जब तक आप समझोगे नहीं कि आप कौन हो, एक बिगर रियलिटी नहीं समझेंगे, हु एम आई एंड व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ, और मैं, आई, माई सेल्फ, मी के परे जब तक आप नहीं जाओगे, तब तक आप खुश नहीं हो सकते, तब तक पॉजिटिव इमोशंस आप में नहीं आ सकते। गीता क्या कहती है, भगवत गीता कहती है, श्री कृष्ण उसमें कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सॉरो, और द सॉरोज ग्रेटेस्ट सोर्स और सफरिंग्स ग्रेटेस्ट सोर्स इज इग्नोरेंस, विद्या। सत्य के बारे में नॉलेज न होना, विजडम न होना, ये सबसे बड़ा कारण है सफरिंग का। और हमारे बीच में जो डिविजन हमने बना ली है, आर्टिफिशियल डिविजन हमने बना ली, इसका सबसे बड़ा कारण है अविद्या। तो दोस्तों, जैसे जीन्स है हमारे शरीर का, शरीर की जो रचना है वो जीन्स डिसाइड करती है। हमारा चेहरा हमारे मम्मी पापा जैसे होता है, तो ये जीन्स डिसाइड करती है। लेकिन हमारे ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर है वो मेम डिसाइड करता है, मेमेटिक्स, जेनेटिक्स एंड मेमेटिक्स। मेमेटिक्स मतलब क्या? आपके मम्मी पापा ने जो प्रोग्राम आप में डाल दिया है, टाइम हो गया, आपके जो सोशल मीडिया है उसने, आपके टेलीविजन ने डाल दिया, आपके टीचर्स ने डाल दिया, आपके समाज ने डाल दिया है, आपके रिलीजन ने डाल दिया है, ये सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर के बदौलत आपने एक मॉडल बना लिया है, और ये मॉडल से जो मेल खाएगा वो सही है, जो मॉडल से मेल नहीं खाएगा वो गलत है। अरे ये जो मॉडल आपने बनाया ये सत्य नहीं है, ये सत्य का एक टुकड़ा है जिसमें और आपने मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत बिलीव्स, धारणाएं बना ली है, और आपने एक मॉडल बना लिया है इस दुनिया का। लेकिन योर मॉडल डज नॉट रिप्रेजेंट द सत्य और द ट्रूथ ऑफ लाइफ। और हम क्या करते हैं, इस मॉडल की बदौलत जीते हैं, ये बिलीफ्स के बदौलत जीते हैं, और हम ये हमारे बिलीफ्स को मान लेते हैं कि ये सत्य है। और प्रॉब्लम क्या होता है, फिर हम रैट रेस में लग जाते हैं, कंपटीशन में लग जाते हैं, अचीवमेंट्स, एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं, सीडो फेम मतलब मुझे नाम, पैसा, शोहरत चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि नाम, पैसा, शोहरत मत कमाइए, आप बिल्कुल कमाइए, लेकिन इससे आप खुश हो जाओगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो दोस्तों, आप नाम के पीछे भागते हो, आप मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूं। तो ह्यूमैनिटी नाम के पीछे भागती है। आप याद करो कि आपके 3 जनरेशंस पीछे आप जाइए, आपके जो ग्रैंडफादर के पापा है और उनके ग्रैंडफादर, मतलब ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर का पूरा नाम बताइए आप, आज आप नहीं बता पाओगे।
पूरा नाम नहीं बता पाओगे आप। अरे आपने 3 जनरेशन ठीक से याद नहीं किए, आपके नेक्स्ट 3 जनरेशन आपको क्यों याद करेंगे? और ये फेम का आप क्या करने वाले हो? ये फेम आपकी 3rd जनरेशन भी आपको याद नहीं करती। किसके लिए फेम के पीछे भाग रहे हो और किसके लिए आपका मन का स्वास्थ्य आप बिगाड़ रहे हो? तो दोस्तों ये समझना जरूरी है। ये कब समझोगे और कब ये सीडो फेम और नाम और शोहरत के पीछे भागोगे? तो जब तक आप ये सत्य को नहीं समझते तब तक आप खुश नहीं हो सकते। आप स्ट्रेसफुल लाइफ में जियोगे, सफरिंग में जियोगे, अननेसेसरी कंपटीशन। किसी की कोई कंपटीशन नहीं है, आपका सिलेबस ही अलग है, आपका क्वेश्चन पेपर ही है अलग है, आपका आंसर ही अलग है, हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग है। आप किसी के साथ कैसे कंपटीशन कर सकते हो? तो जब तक आप कौन हो और ये बिगर पिक्चर क्या है तब तक आप नहीं जान सकते और तब तक खुश नहीं हो सकते। ये मैस्लो करके एक बड़े फिलोसोफर हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने एक पिरामिड ऑफ मैस्लो दिया, हायरार्की ऑफ नीड्स दिए, और उसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स को एक नीड्स है, इस नीड्स की जरूरत है। और ज्यादातर हमारी जो जरूरतें होती है वो खान है, पीना है, फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, सोना है, सेक्स है, ये बेसिक नीड्स है। उसके बाद में हमारा घर आता है, परिवार आता है, समाज आता है। उसके बाद में हम कुछ एजुकेशन लेना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं। उसके बाद में आता है कि हम ज्ञान आ गया, पैसा आ गया, शोहरत आ गई, सेफ्टी आ गई, खान पान हो गया, फिर हम सोचने लगते हैं कि अरे कितना खूबसूरत वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड में कहाँ हूं मैं, क्यों आया हूं, ये मेरे बारे में सोचता हूं। उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हैं कि मैं कौन हूं, ये लोग कौन है, हम कहां से आए हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। फिर हम ऊपर ऊपर जाने लगते हैं और वो ढूंढने के लिए फिर हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के पीछे जाते हैं और फिर वो सत्य को समझते, उसको कहते हैं ट्रांसेंडेंस। तो लोग दोस्तों 80 to 90%, मैं तो कहता हूं 99% लोग अभी भी जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, मैं, माई सेल्फ, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरी शोहरत, मेरा नाम, बस इसी में ही उलझे हुए हैं। ये लोग कब पहुंचेंगे, कब स्व तक पहुंचेंगे और मैं, माई सेल्फ के आगे कब जाएंगे, कब ये ह्यूमैनिटी वहां तक पहुंचेगी और कब हम पूरी ह्यूमैनिटी यहीं पर स्वर्ग क्रिएट कर सकते। स्वर्ग और कहीं नहीं है, कोई जगह नहीं है। स्वर्ग, नर्क, पॉजिटिव निगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, सब यहाँ पर है, यहीं पर नर्क है। निगेटिव रखोगे तो नर्क तैयार होगा, पॉजिटिव रखोगे तो स्वर्ग तैयार होगा। स्वर्ग और नर्क यही है, कहीं और नहीं है। तो दोस्तों गो अप द पिरामिड के बेस में मत रहिए, निकलिए मैं से बाहर। जो इग्नोरेंट माइंड है, जो विद्या से भरा है, जो मन को, जिसको नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है, वो इग्नोरेंट माइंड गलत जगह पे खुशी ढूंढता है। क्योंकि हमको अभी क्या देखना है, खुश मन कैसे है वो देखना है। तो देखिए ये खुशी कहाँ मिलती है, ये हैप्पीनेस कहाँ मिलता है, कौन से स्टोर्स में मिलता है? डीमार्ट में मिलता है, रिलायंस में मिलता है, बिग बाजार में मिलता है, और उसकी प्राइस क्या है, पाउंड्स में है या डॉलर्स में है? तो दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट, आपकी गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, प्लेस हो, जहां पर आप रहते हो, सिटी हो, आपकी पोजीशन है, जो भी है आपकी, या पोजीशन है, आप जो भी पोजीशन पर हो, या कोई व्यक्ति आपके जीवन में हो, या आपका बैंक बैलेंस हो, will not make you happy। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। आप बिल्कुल पैसा कमाइए, शोहरत कमाइए, नाम कमाइए, सब कमाइए, लेकिन इसमें से आपको खुशी मिलेगी। अगर ये आप मानते हो तो ये बिल्कुल गलत है, मैं अभी सिद्ध करता हूं। एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि देखिए आपकी जो 2 व्हीलर थी या 4 व्हीलर थी, जो भी कार थी, आपने से 4 साल 5 साल पहले खरीदी थी। खरीदते दिन ही आपने फोटो निकाला, फेसबुक पे डाला, लोगों को, ज्यादा लोगों को पता चले, वो खुशी खुशी आपको मिल रही थी, आपको सबको बांटनी थी। अभी वो गाड़ी 7 साल पुरानी हो गई है, 10 साल पुरानी हो गई है, अभी तो वो गाड़ी पब्लिक में लाने से भी आप कतराते हो, शर्म आती है, और वही गाड़ी अभी आपका सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस हो गई है। तो देखिए वो ऑब्जेक्ट तो सेम है, जो पहले हैप्पीनेस देता था अभी अनहैप्पीनेस दे रहा है। चलो व्यक्ति के बारे में समझते हैं। हमें लगता है कि व्यक्ति हमारा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। जो आपका बच्चा था, आपकी माँ थी, पापा थे, आपके दोस्त थे, आपके कलीग्स थे, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, एक्स बॉयफ्रेंड था, एक्स वाइफ थी, एक हस्बैंड था, जो भी आपके थे, या आपके अभी के हस्बैंड और अभी की वाइफ है, वो आपके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। वो अगर कुछ अच्छा कह देते तो आप बड़े खुश हो जाते हो। अगर उनसे आपकी झगड़ा हो गया, उनसे आप लंबे चले गए हो, तो वही आदमी जो आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस था अभी सोर्स ऑफ सफरिंग हो गया। इनफैक्ट अभी ज्यादा सोर्स ऑफ सफरिंग हो गया है। तो सोचिए कि जो व्यक्ति आपको खुशी दे रहा था अभी दुख का सोर्स हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है?
अगर लोगों से खुशी आती है, लोगों से दुख आता है, तो ऐसे ये कैसे हो सकता है? तो वैसे ही आपका जो पैसा है वो आपको खुशी देगा या आपको गम देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं तो ऐसा होता तो जो वर्ल्ड के टॉप 3 जो सबसे रिच लोग हैं उनका नाम ले लीजिए, इलॉन मस्क ले लीजिए, जेफ बेजोस ले लीजिए, बिल गेट्स ले लीजिए, देखिए तीनों का अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स हो गया, उनकी पर्सनल लाइफ इज रूइंड। देखो, डिवोर्स का और खुशी का संबंध है या नहीं वो बात अलग है, या उनको डिवोर्स देने का हक है या नहीं अलग है, मैं किसी उनको जज भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तुमको बताना चाहता हूं कि उनका पैसा उनका पर्सनल लाइफ या पर्सनल रिलेशंस को भी नहीं बचा पाया। दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। तो उनका पैसा उनकी सफरिंग, उनका दुख कम नहीं कर सकता है, उनको खुशी भी नहीं खरीद के दे सकता। तो मुझे ये बताना है, नहीं तो ऐसा अगर होता तो सब बिलियनर्स को एक सर्टिफिकेट मिल जाता कि वो सबसे खुश लोग हैं। अगर एक मीटर तैयार कर ले जो हैप्पीनेस को गिनता है और उनको लगा दे, तो फिर उनका हैप्पीनेस तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा खुश। ऐसा तो है नहीं। मतलब पैसे से खुशी नहीं आती है दोस्त। पैसा जरूरी नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं फिर से दोहरा दूं, पैसा कमाइए आप, लेकिन उससे खुशी मिलेगी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये गलत है। तो कोई भी चीज है, पोजीशन है, इवेंट्स है, सर्कमस्टेंसेस है, सिचुएशंस है, प्लेसेस है, पोजीशंस है, बैंक बैलेंस है, इससे खुशी नहीं आती है। आपने क्या किया है, उसे जोड़ दिया है खुशी। अगर मैं 3 BHK में जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर ये व्यक्ति मेरे लाइफ में आ जाए तो खुश हो जाऊंगा, ये गाड़ी मेरे लाइफ में आ जाएंगे तो खुश होऊंगा, नहीं आएगी तो खुश नहीं होऊंगा। ये आपने जोड़ रखा है, समाज ने बता दिया है कि इसको जोड़ो। सक्सेस का डेफिनेशन समाज ने दे दिया, बड़ी गाड़ी, बड़ी कार, बड़ा नाम, बड़ा फेम, बड़ा पैसा, ये डेफिनेशन आपको सक्सेस का दे लिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया पेप्सी कोला की तरह। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, फॉस्फोरिक एसिड होने के बावजूद भी हम पीते हैं, समझते हैं फिर भी पीते हैं। तो आपने भी ब्लाइंडली वो सक्सेस का डेफिनेशन एक्सेप्ट कर लिया है, समाज का जो समाज ने दे दिया है, और उस जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन की तरफ अब जीना शुरू कर दिया। तो मुझे क्या कहना है दोस्तों कि हैप्पीनेस ये बाहर से नहीं आता, ये आपका डिफॉल्ट नेचर है, ये आप में है। जब बच्चे थे कैसे थे, खुश थे, मजे में थे, आनंदी थे, ये आपका डिफॉल्ट नेचर है। आपको ना कल की पड़ी थी, ना आने वाले कल की, ना गए बीते पल की, अब तो बिल्कुल खुश थे। ये आपका डिफॉल्ट नेचर है। खुशी कहीं और नहीं है, आपके अंदर है। आपकी खुशी को अटैच मत करिए चीजों से, लोगों से। कोई लोग आदमी आपको सुखी नहीं कर सकता, कोई आदमी आपको दुखी भी नहीं कर सकता। आपने क्या किया, आपका हंसी खुशी का रिमोट कंट्रोल लोगों के पास दे दिया है। भाई किसी ने, आपके बॉस ने अच्छा किया, आप बड़े बिल्कुल खुश हो गए। उसने कुछ गलत किया, आप बिल्कुल नाराज हो गए। आपकी हस्बैंड वाइफ ने आपको कुछ कहा, अच्छी बातें कही, आप खुश हो गए। उन्होंने कुछ गलत कहा, बस आप नाराज हो गए। मतलब क्या, आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल लोगों के पास में दे रखा है आपने। क्यों भाई, क्यों? आपका डिफॉल्ट नेचर है। लाइफ में तो चीजें आते रहेंगी, जाते रहेंगी, फ्रेंड्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, दोस्त, ये वो रिलेशंस अप एंड डाउन होते रहेंगे। आप डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो? जो करते हुए वो करिए, उसके लिए आपको नाराज होने की जरूरत नहीं। उनके लिए प्रेयर करिए, उनके लिए अच्छे भाव रखिए, अच्छे इमोशंस रखिए, आपकी फिजियोलॉजी अच्छी रखिए, दैट्स गुड इनफ। तो दोस्तों, ये परमानंद जो है, ये जब तक आप सत्य को नहीं जानते, जब तक बड़े पिक्चर्स को नहीं जानते, हमने जो डिविजन्स क्रिएट की उसे हम दूर नहीं करते, हमारी कोई कंपटीशन नहीं है। बिल्कुल हमने प्रगति करनी है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, लेकिन हमारी कोई कंपटीशन नहीं है। हमारी कंपटीशन हमसे ही है। जब तक आप ये रैट रेस ड्रॉप नहीं करेंगे, इसका प्रेशर ड्रॉप नहीं करेंगे, जब तक आप समझेंगे नहीं कि आनंद आपके अंदर है, तब तक आपको आनंद नहीं मिल सकता। संतुष्टि और कृतज्ञता ये मदर एंड फादर ऑफ हैप्पीनेस है। माता और पिता आपके खुशी के कौन है? संतुष्टि और कृतज्ञता। जब तक आपको जो अभी है उसमें अगर आप खुश नहीं है, तो आपको और जो चाहिए जिससे खुशी आने वाली है वो भी मिल गया तो भी आप खुश नहीं हो सकते। जब आप 2 BHK में थे, आपको लगा 3 BHK मिल जाए तो बिल्कुल खुश हो जाऊंगा। अभी 3 BHK तो आपको लगता है पेंथ हाउस मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। जब पेंथ हाउस मिल जाता है तो आपको लगता है बंगला मिल जाए तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा। जब आपको बंगला मिल गया तो आपको लगता है कि बिल गेट्स जैसा बंगला हो तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो आपकी खुशी तो आगे ही, आप तो कभी खुश हुए ही नहीं। तब खुश कब होंगे? जिस चीज में आपको मिला है, अगर उसमें अगर आप खुश हो तो ही आप आगे जो भी मिलेगा, नहीं मिलेगा तब आप खुश रहोगे दोस्तों। खुशी आगे नहीं है, इसी क्षण में आप जिंदा हो, आप सांस ले रहे हो। जो वेंटिलेटर पे उसको पूछो वो सांस का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर वो करोड़पति है, मेरे पास में एक एमएलए आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे पापा जी जो एमएलए हैं वो उनको बेड नहीं मिल रहा है, उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, मैं आपको 1 करोड़ रुपया देने के लिए वर्ल्ड से कहीं पर भी उनके लिए वेंटिलेटर लेके आओ। वो उनके एक सांस को लाखों रुपए देने के लिए तैयार थे। एक सांस जो आज ही अभी आपको फ्री में मिल रही है, कितनी कृतज्ञता है आप में।
अरे जो जीवन आप जी रहे हैं वो करोड़ों लोगों को सिर्फ सपनों में मिलता है, तो कितनी कृतज्ञता है। जिस व्यक्ति ने ये सत्य जान लिया, जो उठते ही सुबह में पहली सांस लेते ही वो नाचने लगता है। सर आप म्यूट में चले गए, सॉरी। तो कितनी खुशी है, कितनी कृतज्ञता आपने व्यक्त करनी चाहिए। सिर्फ जस्ट बीइंग हेल्दी इज गुड इनफ। एक शेल्टर आपके ऊपर है, खाने को मिल रहा है, इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। जो आप जीवन जी रहे हैं, करोड़ों लोग उसकी तमन्ना कर रहे हैं, सिर्फ सपने में देख रहे हैं। ये कृतज्ञता जब तक आप में नहीं आएंगी तो आप खुशी नहीं हो सकते, आप खुश हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी माता पिता ही संतुष्टि और कृतज्ञता है। और कुछ स्लाइड्स हैं, एक 4-5, और फिर हम रुकने वाले हैं। इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? अगर हमको स्ट्रेस में से आना है और हमको खुश रहना है तो हमें और एक चीज करनी है, और वो चीज है कि जो हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है, जिसमें मतलब सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब ऐसा वर्तुल जिसमें जैसे कि पॉलिटिक्स चल रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, इकोनॉमी, सोशल मीडिया पे जो फीड्स चल रहे हैं, नेगेटिव फीड्स जो चल रहे हैं, वैक्सीन नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा, अदर्स का बियर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत। हाँ, अगर आप डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हो, आप डायरेक्टली केयर दे रहे हो, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप प्रशासन में हो, आपके पास कंट्रोल है, तो बिल्कुल करिए। लेकिन अगर आप सामान्य व्यक्ति हो या आप कोई और बिजनेस कर रहे हो जिससे आपका ये जुड़ाव नहीं है, तो आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको क्या सोचना है? जो आपका सर्कल ऑफ कंट्रोल है उसके बारे में सोचना है। आप खुद को क्या कर सकते हो? वैक्सीनेट कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो, आपके घर के लोगों की ख्याल रख सकते हो, आपके जो नेबर्स है उनका ख्याल रख सकते हो। अगर रख सकते हो तो रखो, अच्छी बात है। और क्या कर सकते हो? जिस जगह पे आप काम करते हो वहां पे पॉजिटिविटी भेज सकते हो, उनको आप हेल्प कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? जैसे मैं सोशल मीडिया पे जाके जितने लोगों को हेल्प कर सकता हूँ मैं वो कर सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ? फूड के पैकेट्स दे सकता हूँ, गरीबों में पैसे बांट सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ? बस इसके बारे और नहीं कुछ कर सकता हूँ। शांत हो जाओ, दैट इज योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। दोस्तों आपको क्या करना है कि आपका प्रभाव का जो चक्र है वो बढ़ाना है, जिसके आप विदाउट स्ट्रेस आप लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हो, तो लाइए अनकंडीशनल। और जो चिंता का चक्र है उसे आपको कम करना है। भाई चाइना में क्या हो रहा है उससे आपको क्यों लेना देना है? भाई अमेरिका में वैक्सीनेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे इकोनॉमिक कोलैप्स होने वाली। अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर हो तो बिल्कुल सोचिए। अगर आपका डायरेक्टली इकोनॉमी से संबंध है तो बिल्कुल सोचिए। अगर आपका इकोनॉमी से संबंध नहीं है तो आप क्यों डर रहे हो? आप उसके बारे में क्यों चिंता कर रहे हो? तो आपने खामखा क्यों ये सर्कल ऑफ कंसर्न बढ़ा लिया और स्ट्रेस बढ़ा लिया माइंड पे? आपके लिम्बिक सिस्टम को ये समझ में नहीं आता है, वो तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स छोड़ना शुरू करेगा। आप किसी भी बारे में चिंता मत करिए, आप खुद का ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, प्रिवेंट करिए। 100% पॉसिबल है कोविड प्रिवेंट करना। वैक्सीनेशन ले लीजिए, प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के मैंने 1000 तरीके आपको बता दिए, बस वो एग्जीक्यूट करिए, खुश रहिए। तो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाइए अगर हो सकता है तो, नहीं तो सर्कल ऑफ कंसर्न को कम कर दीजिए। आप विश्राम की जो प्रतिक्रिया है, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट जो काम करता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को जो कम करता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट रेट कम होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, नींद अच्छी आती है, वो है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। और वो सबसे पावरफुल आता है मेडिटेशन से। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को बढ़ा सकते हैं। कैसे? नींद, अच्छी नींद लेके, एक्सरसाइज करके, अच्छा डाइट लेके, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, हॉबीज करके, सोशलाइजिंग, अपने जो जिससे हम प्यार करते हैं उनके साथ रह के, उनके साथ गपशप करके, टाइम मैनेजमेंट करके, फाइनेंशियल प्लानिंग करके, आपकी जो फीलिंग्स है उनको कैथारसिस करके, वेंट आउट करके, लाफ्टर क्लब्स ज्वाइन करके आप ये सब कर सकते हो। और क्या चीजें हैं जो आपके रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स उसको बढ़ा सकता है? डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, किड्स मोड में चले जाओ। आपका जो पोजीशन है, प्लेस है, वो छोड़ दो और एक बच्चों जैसे बिहेव करो। महीने में एक बार करो, 15 दिन में करो, एक हफ्ते में करो। आप भूल जाओ कि आप डॉक्टर हो, एमडी हो, इंजीनियर हो, बड़े पोजीशन पर हो, बच्चे जैसे बिहेव करना है। उस दिन आपका फोन साइलेंट पर रख देना, घर वालों को बता देना, नहीं तो घर वाले समझेंगे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसा नहीं है, बता दो कि मैं किड्स मोड में जा रहा हूँ और बच्चे जैसे रहिए, गाना गाइए, खुद के लिए गाइए, किसी और के लिए नहीं। मजा करिए, पेंट करिए, भले हो टेढ़ा मेढ़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, पेंट करिए, खुशी के लिए करिए, एक्सरसाइज करिए, मसाज करिए, हंसिए, कूदिए, ताइची कीजिए, योगा कीजिए, म्यूजिक थेरेपी, अरोमा थेरेपी, ये सब आपका रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स करेगा। ये सब गूगल पर अवेलेबल है।
लेकिन जो अवेलेबल गूगल पर नहीं है वो ये है कि जब तक आपकी पॉजिटिविटी नहीं बढ़ेगी, आपके थॉट प्रोसेस पॉजिटिव नहीं होंगे, जब तक आपके इमोशंस पॉजिटिव नहीं होंगे, जब तक आप बड़ा पिक्चर स्पिरिचुअलिटी से नहीं देखेंगे, आपके रिलीजन के परे नहीं जाएंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि जो सामने वाले व्यक्ति है वो विक्टिम ऑफ विक्टिम है। दोस्तों, उसकी कोई गलती नहीं है। जो लोग गलती कर रहे हैं, आपको गलत भरा बुरा भरा कह रहे हैं, वो इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, उनको नहीं पता। उनके ऊपर एक भावना है, बिलीफ्स डाली गई है, लोगों ने डाली, उनके माता पिता जो इग्नोरेंट है उन्होंने डाली है, और उनके माता पिता भी उनके माता पिता के विक्टिम थे, ये भी विक्टिम है, वो परिस्थिति के विक्टिम है। तो एवरीबॉडी इज अ विक्टिम ऑफ विक्टिम। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि समाज में कुछ अच्छे होंगे, बुरे होंगे, बायोलॉजिकल वेरिएशन होगा, कोई कम बोलेगा, कोई ज्यादा बोलेगा, कोई गलत बोलेगा, कोई सही बोलेगा, सब तरह के लोग मिलने वाले हैं, हमको उनको क्षमा करना है, क्योंकि वो भी नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, वो भी इग्नोरेंट है, वो भी अविद्या में जी रहे हैं। अभी तो आप विद्या में जियो, अभी तो आप बड़े नॉलेज में जियो, अभी तो आप विजडम में जियो, और उनको सबको क्षमा कर दो। तो जब तक आप ये नहीं करते, तब तक ये रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स की आर्टिफिशियल बाहर की चीजें आपको अंदर से खुश नहीं कर सकते, आपके अंदर का रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स बाहर नहीं ला सकते। जब भी आप स्ट्रेसफुल हो जाए तो ये प्रक्रिया आप बिल्कुल करिए। अनदर 2-3 स्लाइड्स डॉक्टर सौरभ, एंड आई एम गोइंग टू स्टॉप। ये जो डीप मेडिटेशन है, सॉरी डीप ब्रीदिंग है, बहुत सिंपल सी टेक्निक है जिससे आप में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स आप ला सकते हो, आपके बॉडी को काम कर सकते हो। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए, फोन साइलेंट पर रखिए, एक शांत जगह पे बैठ जाइए और स्क्वायर ब्रीदिंग करना शुरू करिए। जैसे आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, अंदर लो सांस, 1 2, प्रैक्टिकल करा दें सर? हाँ करेंगे बाद में, तो बस उसके बाद में होल्ड करिए 1 2 3, उसके बाद में छोड़िए 1 2 3, होल्ड 1 2 3, अंदर लीजिए 1 2 3, होल्ड करिए 1 2 3, छोड़िए धीरे धीरे 1 2 3। तो ये स्क्वायर ब्रीदिंग सिर्फ 30 सेकेंड्स, 3 मिनट में आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स का। तो इतनी सिंपल सी टेक्निक है, और अगर आप मेडिटेशन करते हो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, तो इससे 1000 गुना आपको बेनिफिट मिल सकता है। और डॉक्टर सौरभ रंजन, डॉक्टर ज्योत यही लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मेडिटेशन, अध्यात्म, साइंस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का ये बहुत ही अच्छा सामाजिक काम ये कर रहे हैं, सोशल वर्क, और अनकंडीशनल लव और प्यार से कर रहे हैं, कुछ बेच नहीं रहे, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है इनकी, ये बहुत ही अच्छा काम मानवता के लिए कर रहे हैं। मेडिटेशन के बारे में हम 4 घंटा, 1 दिन, पूरा 2 दिन का सेमिनार वेबिनार कर सकते हैं। मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन आपका जो फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स है वो भी कम कर सकते हो, अननेसेसरी फ्लाइट एंड फाइट जो है वो कम कर सकते हो। आप इतना ही नहीं, आपकी जीन्स, आपका एजिंग, आपके टेलोमेयर की साइज, आपकी उम्र बढ़ना, इम्यूनिटी बढ़ाना, इन्फ्लेमेशन कम करना, हजारों बहुत सारे बेनिफिट्स मेडिटेशन के। दोस्तों ध्यान करना ही चाहिए। एट द एंड ऑफ द सेशन हम बहुत ही छोटा सा 5-10 मिनट का ध्यान करने वाले हैं। डॉक्टर सौरभ रंजन और डॉक्टर ज्योत हर वक्त ये ध्यान कराते हैं लोगों से, और दिस इज फैंटास्टिक। तो एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम देखने वाले, उसका आनंद लेने वाले हैं। तो दोस्तों, दलाई लामा जो है, जो स्पिरिचुअल गुरु है बुद्धिस्ट लोगों के, वो कहते हैं कि हर 8 साल के बच्चे को अगर दुनिया के हमने ध्यान सिखा दिया, तो एक ही जनरेशन में, एक ही, ये जो बच्चे जब तक बड़े हो जाएंगे तब तक दुनिया से हिंसा, वायलेंस, टेररिज्म सब चला जाएगा, शांति प्रस्थापित हो जाएगी। और मेडिटेशन इज द सुपर हाईवे टू रेज द कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम मी, माई सेल्फ, आई के भाव से उठकर हम समाज के सब जो बंधन है उसको तोड़ के पूरी ह्यूमैनिटी एक हो सकती है, और उसका जो सुपर हाईवे है वो मेडिटेशन है। किड्स मोड के बारे में मैं कह रहा था, तो आप ज्यादा से ज्यादा किड्स मोड में जाइए, आप भूल जाइए कि आप कौन हो, और बस खेलिए, मजा कीजिए, देखिए आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स इतना बढ़ जाएगा, आप इतना रिलैक्स फील करोगे। जो पेट जब तक ना दुखे, जब तक हंस नहीं सकता, वो स्वस्थ मन नहीं है। मैंने देखा है कि जितने लोग बड़े बड़े पोजीशन पे, ओहदे पे जाते हैं तो सीरियस होने लगते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं लाइफ में। उनको लगता है कि सिंसियरिटी मतलब सीरियसनेस है। अरे जो लोग, सिंसियरिटी और सीरियसनेस का कोई संबंध नहीं है। आप बड़े पोजीशन पे रह के भी हंस सकते हैं, बच्चे जैसे रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, लाफ्टर क्रिएट कर सकते हैं, और फिर भी बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो उसके लिए सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा है, जितना बड़ा डॉक्टर, जितने ज्यादा डिग्री, उतना ज्यादा सीरियस, जितना बड़ा एमडी, सीईओ ऑफ अ कंपनी, उतना ज्यादा सीरियस बन जाता है, जितना ज्यादा पैसे वाला उतना ज्यादा सीरियस बन जाता है। कोई सीरियस होने की जरूरत नहीं है लाइफ में। बी हैप्पी, बी चीयरफुल, उससे आपकी सिंसियरिटी कम नहीं होने वाली। तो देखिए, ये जो वीडियो है, ये वीडियो सुनेंगे, उसके बाद में और 1-2 स्लाइड्स है, उसके बाद में हम रुक जाएंगे। ये सिर्फ 1.5 मिनट का वीडियो है, आप सब लोगों ने शायद देखा होगा, व्हाट्सएप पे ये अवेलेबल था।
लेकिन मैं जब भी देखता हूं मुझे अभी भी हंसी आती है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन दोस्तों। तो ये वीडियो हम फिर से देखेंगे, आपने देखा होगा तो भी आपको मजा आएगा, तो ये वीडियो का आप आनंद लीजिए। जब भी मैं ये वीडियो देखता हूँ मैं हंसता हूँ, बच्चों जैसे हंसता हूँ। बिल्कुल हंसी है दोस्तों, लाइफ सीरियस नहीं है, हमने उसको सीरियस बना लिया है। तो लाइफ बहुत ही मजे से है, हम बहुत खुश नसीब है कि हम ये दौर में जन्म लिया है कि जब कुछ सब कुछ है। ह्यूमैनिटी इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, साइंस, स्पिरिचुअलिटी, और इस एरा में हमने जन्म लिया। और अगर हम फिर भी दुखी है तो भगवान वहां ऊपर रोता होगा हमारे नाम से। तो दोस्तों हमको खुश रहना है, क्रिएट ह्यूमर, और हमको हमेशा हंसते रहना है, खुश रहना है। A girl starts walking, guys start walking, sits down next to you and starts walking, says she wanna dance because she likes the beat, so don't you stand there. तो हेल्दी एंड हैप्पी माइंड कैसे हो सकता है? जैसे हमने कहा, डॉक्टर सौरभ ने भी कहा कि आपको अविद्या से बाहर आना है, इग्नोरेंस से बाहर आना है, सत्य के पीछे जाना है, नॉलेज को समझना है। सिर्फ इंफॉर्मेशन डेटा नहीं लेना है, हमको नॉलेज और विजडम को प्राप्त करना है। हमारे विचार कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि वो जीन्स तक पहुंच रहे हैं। और हमारे भावनाएं कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, फुल ऑफ लव, काइंडनेस, कंपैशन होनी चाहिए। किसी और के लिए नहीं, पहले तो हमारे लिए होनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक भाव अगर हमें होंगे तो पहले हमें हानि होगी। तो आज ही सभी को क्षमा कर देनी है, सबके लिए प्रार्थना करनी है, सबके लिए करुणा भाव व्यक्त करना है, लव, काइंडनेस, कंपैशन से भर जाना है हमारे अच्छे के लिए। और जब हम अच्छा करेंगे तो सब तरफ अच्छा ही होगा। सोचो कि हम सब लोग एक स्विमिंग टैंक में, पूरा अर्थ एक बड़ा स्विमिंग टैंक है, और हम सब लोग स्विमिंग में आनंद ले रहे हैं, सब मजाक कर रहे हैं। और सोचो कि एक आदमी को सुसु लगी, एक आदमी को टॉयलेट को जाना है, नंबर 1 को जाना है, और उसने वो टॉयलेट वो पानी में ही कर दी, तो पानी तो दूषित हो गया। अभी दूसरों को लगा कि मैं इसने नहीं किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया, मैंने एक नहीं किया, तो क्या फर्क पड़ता है, वो भी सुसु करता है। सोचो कि सब लोगों ने पानी में टॉयलेट कर दी, तो क्या होगा? वो पानी खराब हो जाएगा। तो हमको लगता है कि मेरे अकेले की निगेटिविटी से क्या होने वाला है। तो जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे पूरे वर्ल्ड पॉजिटिव नहीं होगा, जब तक हम निगेटिव रहेंगे पूरी वर्ल्ड निगेटिव रहेंगी। इसलिए भावनाएं हमसे शुरू होती है। हम एक ही स्विमिंग टैंक जैसे एक ही हवा में सांस ले, हमारा कॉन्शियसनेस एक ही है, और ये साइंटिफिकली हम प्रूव कर सकते हैं कि वी शेयर एंड वी अफेक्ट ईच अदर्स कॉन्शियसनेस। हमारे मन में कम से कम स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस होने चाहिए। मुझे गुस्सा आता है और मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि वो अभी सबकॉन्शियस में चला गया है। इसलिए हमको क्या करना है? साक्षी भाव डेवलप करना है, हमें रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स बढ़ानी है। हमको क्या करना है? रैट रेस में नहीं जाना है। हमको पैसा, दौलत, शोहरत सब कमानी है, लेकिन उससे खुशी मिलेगी ऐसा नहीं है। हमको खुशी हमारे पास ही है, उसको हमने अभिव्यक्त करना है, और हमको बड़ा पिक्चर देखना है। हमारी जो छोटी छोटी बाउंड्रीज हमने बना ली है, अभी सब एक लैंग्वेज के लोग एक इकट्ठा हो जाते हैं, एक रिलीजन के इकट्ठा हो जाते हैं, एक स्टेट के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एक नेशन के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये जो हमने बाउंड्रीज बना ली है, ये बाउंड्रीज जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, ये कभी ना कभी टूटने वाली है, हमें तोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये हम ट्रांजिशन में है। बहुत सारे लोग अविद्या में है अभी भी, कि ये समझ में नहीं आ रहा है उनको कि ये हमने आर्टिफिशियली क्रिएट किए, और जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक ह्यूमैनिटी की रिसोर्सेज गलत चीजों पे जाएंगी। हमारी ये जो चीजें हैं, ये हमारी जो एनर्जी है, आज देखो हमारा सबसे बड़ा बजट कहाँ जाता है? डिफेंस में जाता है। क्यों?
बिकॉज वी फील अदर इज थ्रेटनिंग अस, वी थ्रेटन इट। जब तक ये जो डिफेंस का पैसा है, अननेसेसरी जो झगड़े, नेशंस की बाउंड्रीज जब तक नहीं मिटेगी, ये पैसा ह्यूमैनिटी को नहीं जाएगा। आज भी लोग खाली पेट सोते हैं, लोगों को छत नहीं है, ये पैसा हम कहाँ डाल रहे हैं? हम डिफेंस में डाल रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये ह्यूमैनिटी जब तक नहीं समझेंगी, जब तक एक नहीं होंगी, पूरे वर्ल्ड, अर्थ इज वन नेशन जब तक नहीं होगा, और एक ही रिलीजन जब तक ह्यूमैनिटी नहीं होगी, तब तक हमारा सब पैसा, हमारी एनर्जी एक दूसरे के झगड़े में, एक दूसरे को ये करने में जाएगी। हर एक को मेडिकल सिस्टम वर्ल्ड क्लास क्यों नहीं मिल सकती? इसके बारे में हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि हम डिवाइडेड है, हर स्तर पर हम डिवाइडेड है। तो जब तक आप बिगर पिक्चर लाइफ का नहीं देखोगे, तब तक इस दुनिया में खुशी नहीं आएगी। देखो, कपल ऑफ स्लाइड्स एंड आई एम गोइंग टू स्टॉप। कोविड ने हमसे बहुत कुछ छीना है, बहुत मृत्युमुखी भी हुए हैं, हमारे फाइनेंशियल लॉस भी हुए हैं, भूखे लोग रहे हैं, मेडिकल सिस्टम पे बर्डन आया है, डर आया है, कुछ लोग गरीबी के स्तर से और गरीबी में चले गए हैं, ये सब सत्य है दोस्तों। लेकिन कोविड ने हमें बहुत कुछ दिया भी है। इसने हमारी जो अहंकार है, जो डोमिनेंस है, हमें लगता था कि वर्ल्ड के हम राजा है, अरे हम जस्ट एक प्राणी मात्र है, ये हम नहीं समझ रहे। देखिए, जो सांस ले, जो फॉरेस्ट है, वो जो हम उसमें से जो ऑक्सीजन आ रही है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और वो पेड़ को जिंदा रहने के लिए इंसेक्ट्स और छोटे छोटे बर्ड्स और एनिमल जरूरी है। जब तक वो फॉरेस्ट में नहीं हो, पोलिनेशन नहीं हो सकता, फ्रूट्स नहीं आ सकते, नए सीड्स नहीं आ सकते, फॉरेस्ट पर रीग्रोथ नहीं हो सकता। तो इतना इंसेक्ट भी हमारे जीने के लिए जरूरी है, बर्ड्स जरूरी है, एनिमल जरूरी है, फॉरेस्ट जरूरी है, पानी जरूरी है, पोल्यूशन कम करना जरूरी है। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे, तब तक हम खुश नहीं रह सकते दोस्तों। तो कोविड ने हमें क्या दिया? एक अवसर दिया है सबको इकट्ठा आने के लिए, हमें सोचने के लिए मजबूर किया है कि हमारी आगे की फिलॉसफी कैसी हो, जीवन की फिलॉसफी कैसी हो। ह्यूमैनिटी ने सबको साथ में लेके चलना है, एक ह्यूमैनिटी ने चलना है, ये हमें दिखाना उसने दिखाया। देखो दोस्तों, आज तक 5 बार ऐसे हुआ है पृथ्वी पर कि 84 to 95% ऑफ ऑल द लिविंग स्पीसीज, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग डाइड, कंप्लीटली डाइड। और 5 बार वापस जो टॉप मोस्ट स्पीसीज थी उस जमाने की, डायनासोर्स थे फॉर एग्जांपल, मर गए। 6 एक्सटिंक्शन भी आ सकता है। एक एस्ट्रॉइड आ गया, एक बड़ा सा स्पेस से एस्ट्रॉइड आ गया तो पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकता है। जो ह्यूमैनिटी की डोमिनेंट स्पीसीज है वो चली जा सकती है। एक वायरस हमें मार सकता है। हम बहुत वल्नरेबल है, हमें एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है, हमें अहंकार लाने की जरूरत नहीं है। तो 6 जो एक्सटिंक्शन है वो हम ही क्रिएट कर रहे हैं, बाहर से नहीं आ रहा है। हमने ऑलरेडी 50% ऑफ द फॉरेस्ट को हमने खराब कर दिया, पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, और हम सिर्फ हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमको किसी को अर्थ के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। तो जब तक हम ये ऐसा नहीं करेंगे, ये कोविड हमको हिला हिला के बता रहा है, कोविड इज नॉट अ फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम। कोविड को आप दोष मत दीजिए, कोविड खुद होके नहीं आया, हमने लेके आया है। वो वुहान लैब में से लाया होगा, चाइनीज लैब में से लाया होगा, या वेट मार्केट में से वो मटन मासे जो भी हमने खाया, पेंगोलिन खाई, सिवेट खाई, मांसाहार किया। चाइनीज को दोष मत दो, हम भी खाते हैं। हम छोटे गुनेगार, वो बड़े गुनेगार है। गुनेगार तो गुनेगार ही है, हम भी तो वही करते हैं, वो गलत अलग तरीके से करते हैं। तो हमने जाके कोरोना को पकड़ के लाया है, कोरोना आया नहीं। अरे करोड़ों जंतु है वर्ल्ड में जो भी जीना चाहते हैं हमारी तरफ, हजारों वायरसेस है उसकी तरफ, उससे भी भयानक वायरसेस है। हमने जाके उसको हमने डिस्टर्ब किया, उसको वहां से हिलाया हमने। कोरोना नहीं आया हमको तकलीफ देने, उसे क्यों कर्स कर रहे हो? कर्स करना ही है तो ह्यूमैनिटी को करो। तो कोरोना इज अ ब्लेसिंग, वो हमें हिला रहा है, बता रहा है कि अगर अभी नहीं उठोगे तो जिंदगी में ह्यूमैनिटी इस पृथ्वी से चले जाएगी। और जब तक हम सब पृथ्वी के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने आई मी माइसेल्फ से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो ग्लोबल वार्मिंग हो, न्यूक्लियर वॉर हो, बायोलॉजिकल वेपन हो, या हमारा बिहेवियर हो, पोल्यूशन हो, डिफॉरेस्टेशन हो, तो ये 6 मास एक्सटिंक्शन आधे तक हम पहुंच गए हैं। इट इज अ टाइम टू रेज द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। लास्ट स्लाइड। जैसा कि हम हस्तक्षेप नहीं करें पृथ्वी से, और पृथ्वी अंदर से भर रही है, हमें भी हीलिंग करना है खुद का। ये मानवता को एक तरह से एक आने का एक अवसर है, और हमको तैयारी करनी है एक नए समाज की, जिसमें एक ही धर्म हो, जागरूक मनुष्य जाति। कोई धर्म नहीं, बस सिर्फ मानवता, यही धर्म हो जिसमें
बस समानता हो, शांति हो, प्रॉस्पेरिटी हो, दया हो, करुणा हो, समृद्धि हो, हमारी सब रिसोर्सेस ह्यूमैनिटी की, सब देशों की सिर्फ ह्यूमैनिटी के प्रोग्रेस के लिए लग जाए, ऐसी ह्यूमैनिटी का स्वप्न हम आज क्रिएट करें। इसके लिए प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें। एक लास्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो है जो सोचने पे। We fell asleep in one world and woke up in another. Suddenly Disney is out of magic. Paris is no longer romantic. New York doesn't stand up anymore. The Chinese wall is no longer a fortress. And Mecca is empty. Hugs and kisses suddenly become weapons. And not visiting parents and friends becomes an act of love. Suddenly you realize that power, beauty, and money are worthless and can't get you the oxygen you're fighting for. The world continues its life, and it is beautiful. It only puts humans in cages. I think it's sending us a message. You are not necessary. The air, earth, water, and sky, without you are fine. When you come back, remember that you are my guests, not my masters. बस एक शेर और फिर उसके बाद में हम रुकेंगे। बस दोस्तों, मैं ये एक बात कहूंगा और फिर रुकूंगा, और उसके बाद में अगर डॉक्टर रंजन आगे बताएंगे हमें क्या करना है। कितना बड़ा निर्णय परमात्मा को भी लेना पड़ा, कितना बड़ा निर्णय परमात्मा को भी लेना पड़ा, सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बंद करवाने का। कितना बड़ा निर्णय परमात्मा को भी लेना पड़ा, सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बंद करवाने का, ये बताने के लिए कि मैं बाहर कहीं नहीं हूं, तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। Thank you so much for your patient listening. Thank you one and all. धन्यवाद. Thank you. A lot of love, kindness, compassion to all of you. Thank you indeed. Thank you so much. वाह भावने सर, आपने तो पूरी लाइफ की फिलॉसफी बता दी। इतने कम समय में इतनी सारी बातें, सबको जिन बातों को सीखने के लिए पूरा जीवन लगता है, ये जीवन की व्यापक समझ है कि इतनी सारी बातें हमें समझ में आ जाएं इतने कम समय में। It may take whole lifetime to grasp all of these things. हम एक हैं, इको के साथ हम रहें, अपने आप को इनफ समझें, अपने आप को लाचार ना समझें। I am enough.